कई बार माँ बाप हाथ भी उठाते हैं, जैसे हमने तो अपने बचपन में बहुत मार खाई है। तो आज मैं ऐसा देखता हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि चीज़ें उल्टी होती जा रही है। आजकल बच्चे भी हाथ उठाना चालू कर देते हैं। तो ये चीज़ कितनी सही है, क्या गलत है और कैसे इसको हैंडल करना चाहिए? बच्चों के अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके काफ़ी सारे रीज़न है, बट उसमें जो प्राइमरी रीज़न है, वेरी फर्स्ट थिंग, एंड दैट इज़ द इन्फोबेसिटी, दैट इज़ द ओबेसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो वैसे सिचुएशन में डील कैसे किया जाए? मतलब काउंसलिंग तो एक सोल्यूशन है। वेरी फर्स्ट थिंग, मोबाइल एंड स्क्रीन एडिक्शन, आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से फिर वो ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं होता। ऐसे कुछ रिसर्चेस बताती है कि ब्रेन, ऐसे वीडियोस आते हैं कि बिना मोबाइल के खाते ही नहीं है, राइट, खाना ही नहीं खाता। नहीं खाना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ लोग पेरेंटिंग में कैसे कर सकते हैं? कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो प्यार में जो बोलेगा वो करने के तैयार में रहता है। तो वो आप क्या, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? वो सारे पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, मोबाइल एडिक्शन, हाँ, मोबाइल एंड स्क्रीन एडिक्शन, आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर ऐसा देखने मिल रहा है कि इसकी वजह से फिर वो ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं होता। ऐसे कुछ रिसर्चेस बताती है कि ब्रेन, लोगों ADHD ये भी बढ़ते जा रहा है, बिकॉज स्क्रॉल करते रहते हैं वो लोग, कहीं एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो प्रोग्रामिंग ऐसी है कि कहीं रुकना नहीं, इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहना है। ऐसा भी सुनने में आता है कि बहुत से बच्चे लोग को अगर आप मोबाइल नहीं दो, लोग खाना नहीं खाते। कुछ चीज़ें लिंक कर देते हैं, काफ़ी सारे मोबाइल से रिलेटेड है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उस पर कुछ डिफरेंट वर्जन बताओगे कि मोबाइल कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है? कुछ केसेस भी आप शेयर करना चाहो अगर। इनफैक्ट मोबाइल से रिलेटेड शायद हमारी कंपनी में रोज़ 50 से ज़्यादा कॉल्स आते होंगे। अच्छा। एंड जिनको मोबाइल एडिक्शन बढ़ने के बाद मम्मी पापा अवेयर होते हैं। सो पहला मैं एटीट्यूड कहना चाहता हूँ मम्मी पापा का क्या होना चाहिए, एक है रिपेयर का और एक है प्रिपेयर का। मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं, वो खुद ही, मैंने अभी जब मेरा जयपुर में सेशन था, पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो वहाँ पर वन ऑफ द पेरेंट मिले। मैं जस्ट वॉशरूम के लिए गया हुआ था, तो बोले आपको कहीं भी देखा है? मैंने बोला बाहर जो होर्डिंग्स वगैरह लगे हैं मेरे ही हैं। तो बोले अच्छा हाँ। तो बोले पेरेंटिंग सीखने की ज़रूरत है। हाँ। तो मैंने कहा मैं काम कर रहा हूँ, एंड 92 की एज तक काम करना है इतनी ही एनर्जी के साथ। हाँ। और मुझे लगता है अभी मैं 30-40% पे पहुँचा हूँ। हाँ। और रोज़ मैं 4-5 घंटा नया नया सीख रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ। हाँ। एंड और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो जितना सीखे उतना अच्छा है। तो बोले नहीं, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सीखने की कहाँ ज़रूरत है। राइट, दैट इज़ द मेजर एटीट्यूड। मैं बोलता हूँ कि वो बच्चे का मोबाइल का इश्यू, बाजू वाले रौनक अंकल या शर्मा अंकल है, उन्होंने आपके बच्चे को मोबाइल दिया, और जो मिस्टर टंडन है वो पर्टिकुलरली आपके बच्चे का रिचार्ज करवाते हैं, इसके लिए इश्यू है? तो बोले नो। बोले मोबाइल किसने दिया? बोले हमने दिया। रिचार्ज किसने करवाया? हमने करवाया। तो फिर वो बच्चा जब तक मैं कहूँ उतना मोबाइल यूज़ करे, तब तक मम्मी पापा को प्रॉब्लम नहीं लगता। एंड मम्मी पापा वो मोबाइल का उपयोग कैसे करते? बेबी सिटिंग के तौर पे, राइट। अभी मम्मी पापा बिजी है बातचीत करने में, एंड बच्चा अभी आके तंग कर रहा है, तो मम्मी पापा क्या करेंगे? पकड़ मोबाइल, चुपचाप देख, परेशान मत कर, बात करने दे। सो ना वो मोबाइल को बेबी सिटर के तौर पे मम्मी पापा ने दे दिया। नाउ नंबर 2, उसके बाद में उसके ऊपर वॉच नहीं किया कि वो स्क्रोल मोबाइल खड़ा रख रहा है कि मोबाइल हॉरिजॉन्टल है। यदि सीधा है मीन्स व्हाट, वो क्या देख रहा है? शॉर्ट्स देख रहा है। हर 30 सेकंड में, हर 40 सेकंड में वो कुछ न कुछ नया देख रहा है। सो वहाँ पर हम बच्चों को रिपेयर, बिगड़ जाए उसके बदले रिपेयर करना नहीं है, पहले से प्रिपेयर करना है, वो माइंडसेट के साथ चलना चाहिए। नाउ नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम बच्चों को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद हमने फ़ोन दिया या टीवी देखा, इज़ ओके, बट हम बच्चे को पहले से बोले कि ये घर का रूल है। हम बच्चों को एडवाइस देंगे, अथॉरिटी दिखाएंगे, तो बच्चे कभी नहीं मानेंगे। बट हम यदि कहें कि बेटा ये घर का रूल है, जैसे हम यहाँ पर गाड़ी लेफ्ट साइड पे चलाते हैं, क्यों? बोले ये इंडिया का ट्रैफिक का रूल है, और कोई कंट्री होंगे वहाँ पर राइट साइड चलाते हैं, क्यों? बोले वहाँ का वो रूल है। सो सेम में हम फैमिली रूल्स को बनाएं, स्पेसिफिकली फॉर द स्क्रीन को लेकर, जहाँ पर डिवाइस फ्री डिनर या डाइनिंग होना चाहिए। ओके। सो पहले पापा को अपना फ़ोन रखना पड़ेगा, मम्मी को अपना फ़ोन रखना पड़ेगा, राइट। एंड ज़्यादातर बच्चा क्या देखता है बचपन से कि मम्मी जब फ्री होती है तो टीवी आसन करती है या मोबाइल आसन करती है। तो बच्चा भी जब फ्री होगा तो बच्चा भी क्या करेगा? या तो टीवी आसन करेगा या तो मोबाइल आसन करेगा। पापा भी ऑफिस से घर पे आते हैं, बच्चे को डांटने की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मम्मी ने बोला होता है कि डांटो, आपका भी बच्चा है। तब पापा को याद आता है कि हाँ मेरा भी बच्चा है, राइट। ज़्यादातर पापा डांटना नहीं चाहते बच्चों को, बट मम्मी बोलती है तो डांटना पड़ता है। एंड क्यों पापा नहीं डांटना चाहते? क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे मैरिज का काउंसलर यही है।
मतलब मेरी शादीशुदा जिंदगी यदि बची हुई है तो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ओनली, क्योंकि मम्मी ने 500 से ज्यादा बार बोल चुकी है ये तो बच्चा है उसके कारण टिकी हूँ, वरना आपके कोई ना रहे, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट पापा को उसके लिए सिंपैथी होती है, ये बच्चे के जैसे टिका, बच्चे की वजह से मेरी शादी टिकी हुई है। सो बोले लेट इट बी, उसको एंजॉय करने दो। सो नाउ अब पापा जब बच्चे के पास गए, थोड़ा बहुत डांटा, एंड नाउ पापा भी जब फ्री होते हैं तो पापा भी क्या करते हैं, मोबाइल, पहला काम क्या करते हैं, मोबाइल या तो फिर टीवी, राइट, न्यूज़ वगैरह। सो नाउ बच्चे के माइंड में प्रोग्रामिंग इज व्हाट, दादा दादी जब फ्री होते हैं टीवी देखते हैं, मम्मी पापा जब फ्री होते हैं तो टीवी देखते हैं। सो नाउ मैं भी जब फ्री हूँ मुझे क्या करना चाहिए, टीवी देखना चाहिए। सो उसके लिए वेरी फर्स्ट थिंग, हम घर के लोग सभी लोग मिलकर रूल्स बनाए। और जैसे यहाँ पर आपने काफ़ी सारी बुक्स रखी है, आप बुक्स को पहले से प्रमोट करते हो, समरीज वगैरह बनाते हो। मेरा ये मानना है कि हमें घर के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए, और एक लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए। आज रूम में टीवी है, सही बात है, उसकी जगह पर एक टीवी होना चाहिए, टीवी रूम के अंदर या ड्राइंग रूम के अंदर, एंड रूम में लाइब्रेरी होनी चाहिए। सो मैक्सिमम घरों के अंदर मैंने देखा है कि एक बड़ा सा काइंड ऑफ होगा, उसमें 100, 200, 300 बुक्स पड़ी हुई है। बट मैं कहता हूँ हमें क्या करना चाहिए, आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट, हमें डाइनिंग एरिया के पास, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, मे बी टीवी एरिया में, मे बी गेस्ट रूम में, बेडरूम में, हर जगह पर 10 से 15 बुक की मिनी लाइब्रेरी बनानी चाहिए। सो हम जब भी पर्टिकुलरली, सो मेरा जो हैबिट है, सो टीवी है, टीवी रूम है, उसके बाजू में भी हमारा लाइब्रेरी है, डाइनिंग एरिया है वहाँ पर लाइब्रेरी है, लिविंग रूम है वहाँ पर लाइब्रेरी है, बेडरूम है तो लाइब्रेरी भी है, प्लस मेरी लेफ्ट जो साइड वार्डरोब रहेगा, सॉरी साइड टेबल रहेगा मेरी और मेघा की ओर, वहाँ पर भी तकरीबन 25-30 बुक्स हैं। सो नाउ अध्याय मेरा बेटा वो हर रोज़ क्या करेगा, वो जैसे हम बेड पे जाएंगे धमाल मस्ती करेंगे, तकिया फाइटिंग समथिंग कुछ करेंगे, इमीडिएटली वहाँ से वो चूज़ करेगा कि पापा आज ये बुक पढ़नी है, राइट, और वो मेरे पास लेकर आएगा एंड मैं उसके लिए बुक पढ़ूंगा। सो बिकॉज ऑफ 7 years ऑफ प्रैक्टिस, और हालांकि उसके साथ मैंने जो पढ़ना है वो लास्ट 3 साल से शुरू किया, पहले 3 साल 4 साल वैसे स्टोरी टेलिंग में करता था, बट जब मैंने ये करना शुरू किया है तो नाउ अब मैं ना भी हूँ तो भी एटलीस्ट वो बुक को देखता है, बुक को लेता है, ऊपर से 15-20 मिनट ऐसे पेज को पलटाएगा, उसके बाद ही सोता है। अच्छा, आदत बन गई, आदत अब हो गई है उसकी, राइट। सो मैं नहीं हूँ तब मेघा ममा का वो रोल है कि उसके साथ पर्टिकुलरली खेलना, बातचीत करना, और उसके बाद में 15 से 20 मिनट का रीडिंग करना। सो हमने यदि वो रीडिंग की हैबिट डेवलप करी, खाना खाते खाते मोबाइल इज़ नॉट अलाउड। सो हम रेस्टोरेंट में गए, यदि आदि का फूड ऑर्डर हुआ एंड तब तक वो फ़ोन देख रहा है क्योंकि सारे बच्चे देख रहे हैं, अब जब भी खाना आएगा तो इमीडिएटली वो फ़ोन को साइड पे ऐसे रख देगा, खाना खाएगा और उसके बाद में पूछेगा कि पापा खाना खाना ख़त्म हो गया है, अब मैं क्या फ़ोन देख सकता हूँ। अच्छा, वो आपने उसको सिखाया ऐसा? तो हमने बताया हुआ है कि ये घर का रूल है कि खाना खाते खाते स्क्रीन इज़ नॉट अलाउड। सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने और मेघा ने फ़ोन को बाजू पे रखा है, डिवाइस फ्री डाइनिंग, राइट, वो हमने रखा है। बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा भी फॉलो करता है। हम क्या कहते हैं, मैंने कहा इसलिए तू मत कर, ये सबके लिए, समझ रहा हूँ, ये तू छोटा है इसलिए तेरा नहीं है, ये सबका है। सही है, आई थिंक तो वो बच्चा डेफिनेटली मानेगा, राइट, एग्जैक्टली, आई थिंक कंप्लीट इट मेक सेंस। कई बार हम चाहते, खुद नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ चाहते बच्चा करता है, बच्चा करे, हाँ, सारी अच्छी चीज़ बच्चा करे, हम सारी बुरी चीज़ करते रहे तो ये इट्स नॉट फेयर। रियलाइज भी नहीं होता, हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम वो कर रहे हैं, बट वो बच्चा देख रहा है। जैसे अभी थोड़ा समय पहले आमिर खान की एडवर्टीजमेंट भी आई थी, समथिंग कोई मोबाइल की ही एड थी, जहाँ पर वो था कि जब फैमिली टाइम हो, बच्चा खाना खाने के लिए वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि पापा साथ में हैं एंड पापा इज़ ऑन फोन, ईमेल का नोटिफिकेशन आ रहा है, किसी का फ़ोन आ रहा है, एंड न्यू ईयर आ रहा है तो पूछती है मम्मा कि बेटा आपको न्यू ईयर गिफ्ट में क्या चाहिए, एंड बच्चा बोलता है मुझे फ़ोन चाहिए। तो आमिर खान देखता है, मैंने एक्टर देखता है, पापा देखते हैं बच्चे की ओर और बोलते हैं बेटा फ़ोन के लिए तो आप काफ़ी छोटे नहीं हो। तो बोले मुझे मेरा फ़ोन नहीं चाहिए, मुझे आपका फ़ोन चाहिए, ताकि मैं आपको मिल पाऊँ, आपसे मैं बात कर पाऊँ, आपके साथ एंजॉय कर पाऊँ, आपके साथ शेयरिंग कर पाऊँ। सो मुझे लगता है जब भी हम फैमिली के साथ हो तब आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जो भी टाइम हो, वैसा पूरा हम फैमिली टाइम स्पेंड करें कि जहाँ पर डिवाइसेस साइड पर हो।
बातें करें एक दूसरे से, फैमिलीज के सब सबके साथ बातें करें, राइट? yes. वो होना बहुत जरूरी है। वही कल्चर हमारे रूम घर में ही बनाना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, और तभी वो करेंगे और तभी इसके लिए हस्बैंड वाइफ, आजकल ज़्यादातर ऐसा हो गया है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टच कर सकते हैं बट एक दूसरे के मोबाइल को टच नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, राइट। सो अभी आई थिंक मूवी भी आया था खेल खेल में समथिंग, वहाँ पर भी वो काफ़ी सारे इश्यूज थे। सो जनरली हम यदि फ़ोन को साइड पे नहीं रखेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को जो हमारी ओर से इम्पोर्टेंस फील होना चाहिए कि हम वो व्यक्ति की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो फील नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली राइट। सो मैं जनरली जब स्टेज पे होता हूँ, मैं कहता हूँ सपोज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप लोगों से, इन बिटवीन मैं जस्ट खाली जेब से फ़ोन निकालता हूँ एंड नोटिफिकेशन देखता हूँ, देन आफ्टर रख के मैं आपसे बात करता हूँ। हर 5 मिनट के बाद एक बार नोटिफिकेशन है, मैंने देखा और मैंने रख दिया। सो नाउ सबकॉन्शियसली आपका माइंड में मैसेज क्या जा रहा है कि आई एम नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका भी इंटरेस्ट मेरा जो कम्युनिकेशन है उसमें से क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। राइट, एग्जैक्टली। तो सेम में बच्चों का इंटरेस्ट मम्मी पापा के कम्युनिकेशन से कम हो गया है, इसीलिए वो बच्चे मम्मी पापा की बातें सुनते नहीं हैं, या तो मानते नहीं, या तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये मोबाइल का कल्चर है जो बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है ये सारी चीज़ों का, जो आपने बताया, मान रहे नहीं है, सुन रहे नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस भी फील नहीं हो रही है उनको। राइट। सो अगर अभी किसी बच्चे का हो गया है, जैसे फॉर एग्जांपल आदत बन गई है, मैं बोला ना, आप कई बार लोगों का ऐसा वीडियोस आते हैं कि बिना मोबाइल के खाते ही नहीं है, राइट, खाना ही नहीं खाता, नहीं खाना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सो ऐसे सिचुएशन में मम्मी पापा विजुलाइज करें कि आप कोई शिप पे या कहीं पर जा रहे थे एंड कोई आइलैंड पे आप अटक गए, फंस गए, एंड नाउ वहाँ पर कोई चार्जर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बच्चे को भूखा मरने देंगे कि बच्चे को कुछ भी करके खिलाएंगे? राइट। बच्चा आज मोबाइल मांग रहा है, कल ड्रग्स मांगेगा, तो क्या मम्मी पापा ऐसा बोलेंगे कि ड्रग्स मैं दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो खाना खा ले? नहीं, मोबाइल के बिना मैंने भी खाना खाया, आपने भी खाना खाया, हम सब बड़े हो गए। सो इट इज़ नॉट दी पर्टिकुलरली बच्चों का एडिक्शन, इट इज़ हमने वो बनाया है इसीलिए वो मांग रहा है। बट जो दिन मम्मी पापा दादा दादी सब साथ में मिलके फर्म हो जाए कि बेटा आपको खाना है तो आप खा सकते हो, नहीं खाना है तो आप टीवी को एंजॉय कर सकते हो, इधर यू कैन ईट और यू कैन वॉच टीवी, बट दोनों चीज़ साथ में अलाउड नहीं है, वो घर का रूल है। एंड जब यदि हम वैसा करेंगे, बच्चा एक दिन थोड़ा सा टेंट्रम दिखाएगा, थोड़ा सा रोएगा, ये करेगा वो करेगा, बट 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद उसको भूख लगेगी तो चुपचाप आ जाएगा। बट इन बिटवीन हमें खाली 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, फर्म रहना है और फेयर रहना है। फेयर इज़ व्हाट, हम गुस्सा नहीं करेंगे, बोले बेटा ये रूल है, तो ये रूल को फॉलो करने के लिए आप जब यहाँ पर आओगे आपको मैं खाना परोस दूंगी, आप अभी आओ, घंटे के बाद आओ, 2 घंटे के बाद आओ, रात को 2 बजे भी आओ, बिकॉज मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, मैं आपको रात को 2 बजे भी खाना परोसूंगा, बट विदाउट स्क्रीन। ओके, अच्छा, ये कई बार ऐसे पेरेंट्स फिर वो हो जाते हैं अनसेटल कि मेरा बच्चा खा रहा ही नहीं है, जैसे आपने बोला रात के 2 बजे आके दे देंगे, लेकिन लोगों को रहता नहीं ये टाइम पे खिलाना है बच्चों को, तो ये भी आई थिंक गलत है आपके, क्योंकि 3 टाइम खिलाना ही है, इसी टाइम पे खिलाना ही है, फिर इसी टाइम पे खिलाना है, तो फिर तो मोबाइल, समझ रहा हूँ, ऐसे डायनामिक्स क्रिएट हो जाते हैं कि अब खिलाना ही खिलाना है। राइट। तो वो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। वेरी फर्स्ट थिंग कि यदि बच्चा 7 to 14 वाला है तो उसका हमें, क्योंकि हेड डेवलप करना है, डिसिप्लिन डेवलप करना है, तो उसके लिए खाने का फिक्स टाइम होना चाहिए, राइट। एंड वो टाइम पे खाएगा तो सोना, स्कूल का जाना, वो बाकी की सारी चीज़ें हैं वो कंपैरेटिवली अच्छे से मैनेज हो पाएगी। बट इन एनी सिचुएशन यदि बच्चा उसमें भी यदि ऐसा कुछ कहता है कि मैं मोबाइल के साथ देखूंगा, तो हमें बोलना है वो अलाउड नहीं है बेटा, दैट्स इट। हम जितने फर्म रहेंगे, जितने फेयर रहेंगे, राइट, उतना पर्टिकुलरली हमें अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। और भले से ना खाए चलेगा, वो भले नहीं खाए तो वो चलेगा, बट मम्मी पापा को वो है आउट ऑफ फियर कि नहीं खाएगा तो क्या होगा। हाँ, कई बार ऐसा लगता है नहीं खाएगा तो क्या होगा। आज बच्चे ओवर ईटिंग के कारण ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, ज़्यादा लोग ओवर ईटिंग के कारण मर रहे हैं। तो यदि बच्चा एक टाइम खाना नहीं खाएगा तो फास्टिंग हो जाएगा। वैसा हमें सोचना है और सोचते हुए हमें पीसफुल रहना है। आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स की साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे ही रहते हैं, हमारे ही रहते हैं, कि फिर वही रिफ्लेक्ट होते हैं बच्चों में भी, कई बार वही चीज़ बच्चों में रिफ्लेक्ट होती है। और इनफैक्ट मैं कहूँ, यदि मम्मी पापा को साथ में खाना खाते हुए बच्चा देखता है, आपस में पूरे दिन क्या हुआ वो बातें करते हुए, गप्पे शप्पे मारते हुए, डिनर करते हुए मम्मी पापा को देखता है, तो डोपामिन फैमिली के साथ डेवलप हो रहा है, नॉट विद द स्क्रीन। तो गारंटी के साथ वो बच्चा बोलेगा ये मोबाइल बकवास है, मेरे मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना इज़ मोर फ्रूटफुल, इज़ मोर हैप्पी टाइम।
तो वो बच्चा वहाँ पर करेगा ही करेगा। बट ज़्यादातर मम्मी पापा क्या करते हैं, खाना खाने के वक्त भी तूने होमवर्क किया कि नहीं, आज स्कूल में क्या करवाया, तो उतना ज़्यादा काइंड ऑफ उसको प्रेशर देते रहते हैं कि कई बार बच्चा मम्मी पापा से दूर रहने के लिए स्क्रीन का एडिक्टेड हो जाता है। ये आपने बहुत पावरफुल बात बोली आई थिंक, क्योंकि हमें डोपामिन जहाँ से मिलेगा हम उसकी तरफ ही ज़्यादा जाएंगे, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो। और आजकल हम जाने अनजाने में बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई देखो खुशी मोबाइल से ही मिलेगी, हमसे नहीं मिलेगी। नहीं, है ना? तो इसके जैसे सब मोबाइल की तरफ हम, मतलब बच्चे ये हो भी रहा है, थिंक सो आइसोलेशन की तरफ इसीलिए जा रही है कि भाई मैं अकेला गेम खेल रहा हूँ तब तक खुश हो, क्योंकि माँ बाप आ जाते हैं तब तो प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? तो वो लोग और आइसोलेशन में जा रहे हैं, इसलिए आइसोलेशन बढ़ता जा रहा है आपके हिसाब से? 100%। और बढ़ता जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आज एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई हमें रिस्पेक्ट करे, फिर है कोई हमें प्यार करे। लव इज़ नॉट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट बट द रिस्पेक्ट इज़। एंड रिस्पेक्ट एंड लव दोनों के लिए हमें कौन चाहिए? सामने कोई व्यक्ति चाहिए। वो हमें रोबोट से रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता या स्क्रीन से हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता। एंड जितना वो व्यक्ति उससे दूर रहेगा, ह्यूमन कनेक्शन से जितना दूर रहेगा, इंटरनली वो उतना खोखला होता जाएगा, जितना वो कंपैरेटिवली स्क्रीन और गेम्स उसके लिए वो अंदर चला जाएगा। राइट, क्योंकि हमें एक ह्यूमन टच चाहिए, कनेक्शन चाहिए खुश फील करने के लिए, 100%, है ना? हैप्पीनेस के लिए लोग चाहिए, बट हम लोग हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं मोबाइल में। यस, और ये हम भी कर रहे हैं और वही चीज़ बच्चों में भी पास ऑन होते जा रही है। इसको लेकर रोसेतो इफेक्ट में भी शायद आपने नहीं, क्या रोसेतो इफेक्ट क्या है? सो काइंड ऑफ न्यूयॉर्क के पास में कोई एक गांव कि जहाँ पर एक डॉक्टर स्टडी करने के लिए गए, एंड स्टडी वाज व्हाट कि यहाँ पर लोग ज़्यादा हेल्दी हैं, ये लोग कंपैरेटिवली 100 ईयर्स या उससे ज़्यादा जीते हैं एंड हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? मे बी डाइट, मे बी एक्सरसाइज, क्या है? एंड वो वहाँ पर गए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, लोगों को मिले, बातचीत करी। सो उनके खाने में भी वाइन होता था डिनर में, मे बी पास्ता, ब्रेड्स, जो पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क या अमेरिकन सिटीज़ का जो भी पर्टिकुलरली रहेगा वैसा सेम उनका डाइट ऑलमोस्ट सेम था। तो बोले ये नहीं है तो मे बी जीन्स का इफ़ेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने उसके बारे में रिसर्च किया, कई साल निकाले, बट सिमिलर उनको मिला। उतना कोई मेजर जेनेटिक उतने पावरफुल हो वैसा कुछ नहीं था। एंड देन आफ्टर स्लोली ग्रेजुअली दे रियलाइज कि यहाँ पर डिनर जो टाइम होता है या इवनिंग जो टाइम होता है, तो वहाँ पर सोसाइटी के सभी लोग मिलते हैं, 5-7-10 कपल्स या फ्रेंड्स मिले हुए हैं, वो बातचीत करते हैं। दे आर कॉल्ड किचन फ्रेंड्स। किचन फ्रेंड्स इज़ व्हाट कि जिनके घर पे जाने के बाद हमें पूछना ना पड़े कि क्या मुझे दोगे या फॉर्मेलिटी की ज़रूरत ना पड़े, हम सीधे किचन में जाएं और उनका कुछ खाना ले सके। हाँ। भाभी जी क्या बना है? हाँ बोले जिशान भाई को बाद में देने, पहले मुझे दो। राइट, उतना हम हक से बोल पाए उसको कहेंगे किचन फ्रेंड्स। अच्छा, तो वहाँ पर पूरे दिन का जो भी भड़ास था, जो भी स्ट्रेस था, वो सारा का सारा रिलीज हो जाता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे यूज्ड टू लिव अ वेरी लॉन्ग लाइफ। अब नाउ जब उन्होंने ये रिसर्च वापस गए, जब ये पेपर्स वगैरह पब्लिश हुए, तो जो यंग जो भी डॉक्टर्स वगैरह थे उनको भी रिसर्च करने के लिए वहाँ पर जाने की इच्छा हुई। तो वो यंग जनरेशन के लोग यंग जनरेशन को मिले, बोले आप यहाँ पर ऐसी लाइफ जी रहे हो, वहाँ पर तो देखो फरारी है, पोर्शे है, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है, ऐसी लाइफ वैसी लाइफ, अब वहाँ पर आओ पढ़ने के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चे गाँव से शहर की ओर गए, मनी को देख के, सक्सेस को देख के वहाँ पर गए। तो उन्होंने पैसा कमाया, पैसा उन्होंने गाँव में वापस भेजना शुरू किया। एंड फिर उनको लगा कि हमारा क्लास होना चाहिए, उसी में मन के क्लास की वाट लग जाती है, राइट? तो बोले हम अब ये तालाब में सब लोग जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारा स्विमिंग पूल वाला गांव के बाहर एक्सक्लूसिवली विला होना चाहिए। तो उन्होंने मम्मी पापा के लिए वो गांव का सोसाइटी में से वो छोड़ के विला बनवाया। वो देख के दूसरे ने, वो देख के तीसरे ने, देख के चौथे ने। तो डाउन द लाइन 35 to 40 ईयर्स के बाद उन्होंने जब ये रिसर्च किया तो वहाँ पर भी सेम हार्ट अटैक का रेशियो फिर से आ चुका था, जो ऑलमोस्ट 0 था, वो न्यूयॉर्क सिटी के बराबर आ चुका था। सो पूरे रिसर्च के बाद में दे कम टू द कंक्लूजन कि फॉर एनीथिंग, हार्ट को और माइंड को हेल्दी रखने के लिए हमें कोई बातचीत करने वाले जो हमें जज ना करें, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ कि नहीं हूँ, उनको मेरे परफॉर्मेंस से नहीं, मेरी प्रेजेंस से लगाव हो। जो मैं क्या हूँ उसको लेकर मुझे लाइक या लव ना करते हो, बट क्योंकि मैं हूँ मेरे अस्तित्व को प्यार करते हो। वैसे विदाउट जजमेंट वाले 8 से 10 ऐसे फ्रेंड्स होंगे, वो हमेशा लंबा जिएंगे। राइट, और ये चीज़ नहीं मिल पा रही आज के टाइम पे ज़्यादातर लोगों को। इनफैक्ट मैं देखता हूँ मुंबई या मेट्रो सिटीज़ के अंदर
आस पड़ोस में जो बाजू बाजू वाले हैं या ऊपर नीचे हैं वो भी ज़्यादातर एक दूसरे को जानते नहीं हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट आइसोलेशन, वो लोनलीनेस को फुलफिल करने के लिए लोग ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं. वो दूर करने के लिए जो लोग ज़्यादा मोबाइल या डेटिंग ऐप या बाकी सारी चीज़ों के अंदर वो ट्रू लव ढूंढ रहे हैं, राइट. बट वो ट्रू लव उनके आजू बाजू में ही कहीं पर है जहाँ पर वो कितने लोगों को प्यार करते हैं. इट इज़ नॉट लोग उसको कितना प्यार करते हैं. यदि ऐसा होता तो मे बी माइकल जैक्सन, वो यदि हाथ ऊपर करे तो 50,000 लोग खड़े हो जाए. उसको प्यार करने वाले शायद लाखों की संख्या में लोग होंगे, बट फिर भी वो या बड़े बड़े जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी जो काइंड ऑफ एंड ऑफ द लाइफ होता है दैट इज़ नॉट सो हैपनिंग और नॉट दी हैप्पी, बिकॉज वो कोई 10 लोगों को अनकंडीशनली प्यार कर ही नहीं पाते. क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे लोग उनको प्यार करते हैं बट वो किसी को अनकंडीशनल लव कर ही नहीं पा रहे. एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी लाइफ इज मोर मिजरेबल देन द नॉर्मल पर्सन. राइट. दैट्स वेरी 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 पावरफुल. आई थिंक सो यू जितनी भी रिसर्च और हर चीज़ जाती है ना, आई थिंक वो यही रिलेशनशिप पे आके ख़त्म हो जाती है सारी. जो आपकी हेल्दी कितने रहोगे, कितना जियोगे, कितने सक्सेस. इवन एक हैप्पीनेस एडवांटेज करके बुक है, वो भी बुक बताती है ना कि अगर आप खुश रहते हो तो आपका एडवांटेज बन के आपको लाइफ में भी सक्सेस देता है. राइट. हमें खुश रहना चाहिए. लोग है ना, लोग सोचते हैं कि मैं गाड़ी लूंगा तो खुश होऊंगा. नहीं, आप खुश रहोगे तो गाड़ी लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपको. वो बुक के अंदर वो एक हार्वर्ड का स्टूडेंट था, उसने ये रिसर्च करी थी. उसने बताया कि हैप्पीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है. हैप्पीनेस में एक बहुत की रोल होता है रिलेशनशिप्स का, जो हमने अभी बात करी है. ठीक है, चलिए अब और प्रॉब्लम पे आते हैं. हमने 2 प्रॉब्लम, एंगर, टेंट्रम्स के बारे में बात किया, स्क्रीन के बारे में बात किया, जिसका सोल्यूशन मुझे बहुत सही लगा. अपनी लाइफ में पहले स्क्रीन कम करना चाहिए मुझे लगता है. दूसरों से, बच्चे से एक्सपेक्ट करने से पहले खुद अपनी लाइफ में ऐसे बुक्स रीडर बनो, खुद अच्छे से लोगों से बात करो. एक एनवायरमेंट आप जैसे रहोगे वही आपका बच्चा बनेगा, करेगा. और बच्चों को सिर्फ परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो. इसके लिए मैंने मेरी बुक के अंदर मैंने कोड भी लिखा है. हाँ. कि बच्चों को परफेक्ट करने की कोशिश ना करें, बच्चों के साथ रिलेशनशिप को परफेक्ट करने की कोशिश करें. अच्छा, राइट. हम रिलेशनशिप को परफेक्ट करेंगे तो बाकी सब बच्चा अपने आप वो सारी चीज़ें फॉलो करेगा ही करेगा. और रिलेशनशिप को परफेक्ट कैसे कर सकता है? जो मैंने बताया, सबसे पहले बच्चा कौन सी चीज़ एंजॉय करता है, राइट. ओके. वो चीज़ जब हम उसके साथ करना शुरू करेंगे और उसके बाद में फिर पर्टिकुलरली उसको एक्सप्लोर करवाने पे हम हेल्प करेंगे. ओके. देन आफ्टर हम उसको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करेंगे. तो फिर रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली, कोई भी रिलेशनशिप में हर ह्यूमन बीइंग को एक हैप्पीनेस चाहिए, दूसरा प्रोग्रेस चाहिए. राइट. प्रोग्रेस चाहिए. सो ज़्यादातर वाइफ कंप्लेन करती है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे. राइट. क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि लाइफ इज़ ऑल्सो अबाउट प्रोग्रेस एज वेल. यदि वाइफ को या हस्बैंड को रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे के साथ प्रोग्रेस नहीं मिलेगी तो वो लाइफ सफोकेटेड हो जाएगी. एंड मैक्सिमम में काफ़ी सारे बिजनेसमैन जो हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, लाइक दोनों ने ज़ीरो से शुरुआत करी हो एंड नाउ वो हस्बैंड एंड वाइफ वो लेवल पे फाइनेंशियली पहुंच चुके हैं कि जहाँ पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स उनके घर पे डिनर पे आ रहे हैं. जो भी इंडिया की टॉप नॉच एक्सपेंसिव कार हो, बोले सीधी वो शोरूम वाले भेज ही देते हैं. बाद में बिल रेज होता है. राइट. टॉप 10 कार उनके पार्किंग में पड़ी होगी. एंड 20 साल पहले वो नॉर्मली सेल्समैन का काम कर रहे थे, 15-20 हज़ार रुपये का. ऊपर वाले ने बरकत दी और 20 साल में यहाँ पर पहुँचे. और 20 साल के बाद में डाइवोर्स के केस के लिए हमारे पास आते हैं. सो जब स्ट्रगल थी, टॉलरेंस था. राइट. वाइफ ने बच्चों को संभाला, सब घर को संभाला एंड वहाँ पर लेकर आए, हस्बैंड ने काम किया. बट जब ये चीज़ मिली तो अब हस्बैंड उतना ग्रो कर गया, लोगों को मिलते हुए, बातचीत करते हुए, पॉलिटिकल एंड सारे इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हुए, उसने वाइफ के ग्रोथ के ऊपर फोकस ही नहीं किया. सो नाउ वाइफ का मेंटल लेवल इज़ हियर एंड हस्बैंड का मेंटल लेवल इज़ हियर. एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट उसने ये लेवल पे आके वो मेंटल लेवल वाले अफेयर्स करने शुरू कर दिए. एंड नाउ वाइफ इज़ व्हाट कि मैंने आपके बच्चे संभाले, मैंने पूरा घर संभाला, तब जाके मैंने आपके मम्मी पापा को संभाला, तब जाके आपने काम किया. बट इन बिटवीन जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रोल है, इट इज़ लाइक 2 legs. ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता यदि मुझे कोई कहे तो इट इज़ लाइक 2 legs ओनली. एक जब आगे हो तो दूसरा पीछे होता है. तो उसमें जो पीछे वाला लेग है वो कभी भी इन्फीरियर फील नहीं करता कि यार मैं तो पीछे रह गया, क्योंकि उसको पता है कि मैं अभी आगे आऊँगा. एंड जब वाइफ का लेग आगे आए, माने वो जब प्रोग्रेस करे, वो जब बुक रीडिंग करे, वो जब कोई अपनी हॉबी के ऊपर काम करे, अपने पैशन के ऊपर काम करे, एंड तब मम्मी जब काम करिए तब पापा बच्चों को संभाले, पापा बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करे,
उसको होमवर्क करवाने के लिए बैठे ताकि मम्मा फ्री हो, मम्मा अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर पाए, तब पापा इन्फीरियर फील ना करे। एंड जब पापा ऑफिस पे चले जाए, मम्मा जब बच्चे को संभाल रही है तो मम्मा इन्फीरियर ना करे। राइट राइट, दोनों पैरेलल चलते रहे। राइट। तो मुझे लगता है बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट रोल मॉडल घर से मिल जाएंगे, तो फिर उनको जो काइंड ऑफ आलतू फालतू जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह जो होते हैं उनको रोल मॉडल बनाने की जरूरत जरा भी नहीं रहेगी। राइट। आई थिंक वही एक रिलेशनशिप गिव एंड टेक का होता है। कभी आप समझ के एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिसकी ज़रूरत पड़ रही हो ईगो ना रहे, एक दूसरे की हेल्प करो। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली, साथ में प्रोग्रेस करते रहे। लाइफ इज मतलब इंजॉयमेंट प्रोग्रेस में। सक्सेस बोलते हैं सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन, इज द जर्नी। तो वो जर्नी अगर मजा आते जा रहा है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, भी कभी हार रहे, कभी जीत रहे, कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और वो कपल्स में होना चाहिए थी, तो वो बच्चों में भी वो चीज़ डेवलप होगी। करियर के अंदर साथ में शुरुआत करी है या साथ में स्ट्रगल करके जो आगे आए हैं, वो मैरिज कंपैरेटिवली बहुत लंबे समय तक रहेंगे। राइट। एंड अदरवाइज जैसे हार्दिक पांड्या या बाकी जो सेलिब्रिटी हो जाने के बाद जो रिलेशनशिप होते हैं, वो स्टेटस को देख के आए हुए होते हैं, वो पर्सन को देख के नहीं आए, गलत चीज़ को देख के आए रहते हैं, इसीलिए वो थोड़े टाइम में फुस भी हो जाता है। ट्रू। ठीक है, तो हमने 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली, और थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके हिसाब से क्या है जो बच्चे आजकल फेस कर रहे हैं? आई थिंक हाइपर एक्टिवनेस। आई थिंक हाइपर एक्टिवनेस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों में, बच्चे हाँ बहुत एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ करते जा रहे, कुछ ना कुछ करते जा रहे। अच्छा, ये भी एक है। और फिर बच्चे कुछ ना करे तो भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। तो ये इसमें क्या है, इसका आपका क्या ओपिनियन है, इसके ऊपर क्या है? हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा उधम कर रहे हैं, कभी इधर फेंक रहे, कभी इधर फूक रहे, किसी को मार रहे, कुछ पीट रहे, गिर रहे, पड़ रहे, तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए? तो पहली चीज़, बच्चा जो पहले जो सीखता है वो क्योंकि ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर डेवलप होता है, उसके बाद माइंड डेवलप होता है। तो जो बच्चे का या कोई भी बॉडी का डेवलपमेंट है, वो पहले बॉडी का डेवलपमेंट होगा, ग्रॉस मोटर का, उसके बाद में फाइन मोटर का डेवलपमेंट होगा। माने ग्रॉस मोटर इज़ फुल बॉडी एक्सपीरियंस। तो वो जो छोटा बच्चा है, उसको कोई भी चीज़ वस्तु ये देखेगा तो वो क्या करेगा, उसको हाथ में लेना चाहेगा, उसको मुंह में डालेगा, फेंकेगा, राइट, तो फेंकेगा, वो उसको पछाड़ के तोड़ के देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो वो अभी जो है वो उसका ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट होता है फर्स्ट 5 years। अच्छा। एंड इसीलिए वो पहले 5 साल हमें उसकी, मैं कहना चाहूँगा, साउंड बॉडी हैज़ ए साउंड माइंड, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। हाँ। तो हमें पहले 5 से 7 साल उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी का डेवलपमेंट है, माने जितना ज़्यादा भागे, जितना ज़्यादा फेंके, जितना ज़्यादा धमाल मस्ती करे, तकिया फाइटिंग, राइट। नाउ डेज अभी इसके ऊपर रिसर्च होता है, हार्वर्ड वाले इसे रफ हाउसिंग कहते हैं, बट हम धमाल मस्ती बोलते हैं, तकिया फाइटिंग बोलते हैं, राइट। एंड दे आर सेइंग कि बच्चों को अंदर डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए बच्चों के अंदर साथ रफ हाउसिंग पापा का बचपन में खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मस्ती मजाक करना, तकिया फाइटिंग करना, उछाल लो। बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा ऐसे सिचुएशन में अपना बैलेंस बनाना सीखता है। अच्छा। एंड वो बॉडी का जितना ज़्यादा बचपन में एक्सपीरियंस कर लेगा, तोड़ना फोड़ना, स्विमिंग, दौड़ना, भागना, मिट्टी में खेलना, राइट। सो जैसे मेरा बेटा अध्याय है, फर्स्ट अराउंड 6 years तक रोज़ एटलीस्ट उसका 2 से 3 घंटा मिट्टी में खेलना होता ही होता था। और मेरा और मेघा के लिए टेंशन क्या है कि आज उसके कपड़े गंदे क्यों नहीं हुए। अच्छा। राइट, दैट थिंग कि जो मम्मी पापा को देखनी चाहिए कि यदि बच्चा कपड़े गंदे करके आ रहा है, कहीं पे कौन छिल के आई है, कहीं पे घुटना छिला हुआ है, तो हैप्पी होने का, खुश होने का। क्यों? क्योंकि वो समय पे बच्चा अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा है। एंड यदि उसने अपने पावर्स को डेवलप करने के लिए 5 सेंस का एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा कर लिया, हाथों का, आंखों का, मुंह का, वो सारी चीज़ों का, उतना उसका अब फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होगा। सो पहले ग्रॉस डेवलप होगा, अब फाइन मोटर डेवलप होगा। फाइन मोटर इज अबाउट राइटिंग, इज अबाउट ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, कुकिंग, ये सारी चीज़ें, ये स्किल्स भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट ज़्यादातर मम्मी पापा, वो 3 साल के मम्मी पापा मेरे पास आते हैं अभी, इनफैक्ट डॉक्टर बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के काउंसलिंग के लिए आए, एंड मुझे बोला कि मेरा बेटा डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, बोले एक जगह पर बैठता नहीं है, हैंड राइटिंग हम बोले तो वो लिखता नहीं है। मैंने बोला बच्चे की एज क्या है? बोले 3.5 साल। okay. मैंने बोला 3.5 साल आप लेट हो चुके। अच्छा। यदि ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन था तो बच्चा नहीं, आपको रोबोट लाने की ज़रूरत थी। अच्छा। कि जो day 1 से परफेक्ट काम करे, राइट। बट बच्चे का मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो बच्चों का माइंड इज लाइक अ फरारी। मम्मी पापा का काम माइंड को डेवलप करना नहीं है, उसकी जो चैसिस है, जो बॉडी है, वो फरारी जैसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है,
राइट। मैक्सिमम मम्मी पापा उसको एकदम काइंड ऑफ मैं कहना चाहूँगा मारुति जैसा बनाते हैं, एंड उसका माइंड इज़ लाइक फरारी। एंड नाउ अब मारुति की बॉडी में फरारी का इंजन हो, उसको आप विजुलाइज करें तो नाउ पहली चीज़ 400 की स्पीड पे दौड़ नहीं पाएगी, और दौड़ेगी तो रुक नहीं पाएगी, और रुकने के लिए ब्रेक भी यदि मारा तो इंजन चेसिस को तोड़ के आगे चला जाएगा। सो हमें ये देखना है कि जितना काइंड ऑफ बच्चे का माइंड पावरफुल है आज की जनरेशन का, उतना बॉडी को पावरफुल करना वो मम्मी पापा का सबसे पहला रोल है फर्स्ट 5 to 7 ईयर्स में। 5 to 7 years, okay. वो जब हुआ नहीं, इसीलिए अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई जिसके अंदर भी कहा गया इनफैक्ट 7 साल से पहले बच्चे को पेंसिल पकड़ाना लिटरली इज अ क्राइम। अच्छा, लिटरली इज अ क्राइम। 7 साल से पहले? 7 साल से पहले। मैंने कोई एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को मार दे तो वो दिखता है उसकी पनिशमेंट होती है, बट रोज एक बच्चे के अंदर से स्वामी विवेकानंद मर जाता है। अच्छा। रोज उसकी जो क्रिएटिविटी होने वाली थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक आइंस्टाइन उसमें से बनने वाला था, फ्यूचर में उसमें से अब्दुल कलाम निकलने वाला था। वो जो टैलेंट थी वो मम्मी पापा या टीचर मिलकर रोज मारते हैं, उसकी पनिशमेंट ज़्यादातर हम जज ही नहीं कर पाते। बट ऐसा क्यों बंद करते हैं? क्योंकि पहले मोटर स्किल्स डेवलप कराने पे फोकस मोटर करना। स्किल्स डेवलप होगी, फिर पर्टिकुलरली फाइन मोटर स्किल्स होगी। ओके। एंड जब वो चीज़ दोनों डेवलप हुई है, उसके बाद में ही पर्टिकुलरली कॉग्निटिव फंक्शंस जो हमारे हैं, थिंकिंग एंड लॉजिकल प्रोसेस है, वो उसके बाद ही आएगा। अच्छा। इसीलिए बच्चे को हम छोटे बच्चे को हग करेंगे, उसके सर पे या पीठ पे हाथ सहलाएंगे, वो उसकी ग्रॉस मोटर को फील कर रहा है, वो बच्चा फील करेगा। वही बच्चा टीन एज में पहुंच जाए, और यदि हमें आके कोई भी आके कोई अंकल आंटी कोई भी आए और हमें आके हग करे तो हम बोलेंगे भाई अभी थोड़ा दूर रहो, राइट। वो टीन एज के बाद वो बच्चे की वो रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। तो जब बच्चा छोटा है उसको वो लव, वो केयर, वो टच, वो स्पर्श, मम्मी पापा के साथ में सोना, जादू की जप्पी जितना ज़्यादा मिला हुआ है, उतना वो बच्चा 14 साल के होने के बाद में उसको वो बॉडी को एक्सपीरियंस करने के लिए वीडियो गेम की या ड्रग्स की या वो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। ओके ओके। और ये नहीं हो पा रहा है, इसके जैसे प्रॉब्लम्स हो रही है नहीं, बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो रहा है। अच्छा। बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा, क्योंकि वो डेवलप जो यूज़ होना था वो नहीं हुआ, तो अब वो क्या कर रहा है, चालू क्लास में बचपन में ये गमला फेंकने की ज़रूरत थी, वो नहीं फेंका तो अब वो बुक फेंक रहा है, वो आसपास वाले लोगों को परेशान कर रहा है। जो यूज़ होना था वो नहीं हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो लेटर ऑन वो यूज़ कर रहा है। ओके, ठीक है। तो इसीलिए मतलब आपके हिसाब से 7 साल से पहले तो ये सब फाइन मोटर्स पे काम ना करे, इस पे ग्रॉस मोटर्स पे मिट्टी में खेले, जितना ज़्यादा भागेगा, जितना ज़्यादा गार्डन में, ओपन एयर में, फ्रेश एयर में जितना ज़्यादा रहेगा, बट हाँ उतना उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। बट इंडिया में तो 4 साल पे लगा देते स्कूल कॉलेज में। यस, स्कूल में डाल देते कि सीनियर के जूनियर 4 साल में भी वो तो जो समझदार मम्मी पापा होते हैं वो, हाँ, उसके बाद में 3 और राउट नाउ इट इज़ 2.5 साल 2.5 years पे वो प्ले में, नर्सरी में वहाँ पर डाल देते हैं। नहीं डालना चाहिए वो। यदि प्ले हाउस है, सिर्फ खिला रहे हैं बच्चों को, बच्चों को सोशलाइज कराना बता रहे हैं, देन इट इज़ ओके। वैसे स्कूल की जहाँ पर बच्चों के काइंड ऑफ राइटिंग से ज़्यादा उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट के सोशल स्किल्स के ऊपर फोकस हो, वो खेल पाए, टीम वर्क डेवलप हो, वैसा यदि हो रहा है तो इट इज़ द बेस्ट स्कूल। और दूसरा, घर के आजू बाजू की कोई स्कूल हो तो वो सबसे बेस्ट स्कूल। और इनफैक्ट अभी जब बात निकली है तो तीसरा, हमारा जितना बजट हो उसके 70% फीस हो, वो बेस्ट स्कूल। अच्छा, ऐसा क्यों? हमारे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं। हाँ। अभी थोड़े समय पहले काइंड ऑफ मम्मी पापा, बेटी मम्मी पापा को बोलती है कि आपके अंदर यदि औकात ही नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों किया। अरे बाप रे। ओके। एंड दैट इज़ इन पब्लिक, इन द मॉल। अरे बाप रे। क्योंकि वो बच्ची जिद कर रही थी कि मुझे सो एंड सो कोई मोबाइल का 1-1.5 लाख रुपए वाला चाहिए। एंड मम्मी पापा वॉज वेरी मच शॉक्ड। एंड फिर काउंसलिंग के लिए जब आए, बातचीत हुई, तो पता चला कि वो बच्ची को उन्होंने, उनकी जो क्षमता है, उन्होंने सोचा है कि बेस्ट स्कूल में रखेंगे, महंगी स्कूल में रखेंगे तो बच्चे की परवरिश अच्छी होगी। बट मैं जैसे आपको सिंपल सी बात बताऊं कि वो बच्चा जब बजट से महंगी वाली स्कूल में जा रहा है, सो फॉर एन एग्जाम्पल 10,000 का बजट है और 7,000 वाली स्कूल में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं वो 7,000 वाले आसपास में आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो बच्चा अपने लिए प्राउड फील करेगा, पेरेंट्स के लिए प्राउड फील करेगा। पर यदि वही बच्चे को 1 लाख वाली स्कूल में डाल दें तो वो एसी स्कूल में जाने के बाद मम्मी पापा को देसी समझेगा।
राइट, एंड उसको लगेगा मेरे मम्मी पापा ने कुछ उखाड़ा ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने कुछ किया ही नहीं है। वो कोई पापा आ रहा है BMW में रखने के लिए आ रहा है, कोई मर्सिडीज में आ रहा है, कोई और गाड़ी में आ रहा है, एंड जब ये मम्मी पापा होंडा सिटी में छोड़ने के लिए जाते हैं वो अपने लिए इन्फीरियर फील करता है। सही है। एंड मैंने अभी हम ही सोचे एज अ पेरेंट, जो भी हमारे ऑडियंस है वो सोचे, यदि अभी हमें बॉलीवुड की पेज 3 पार्टी के अंदर यदि हमको प्लेस कर दिया जाए तो हम कैसा लेफ्ट आउट फील करेंगे, राइट? हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। सोचे वैसे सिचुएशन में बच्चा रोज 6 घंटे जीता है, इन्फीरियर फील करता रहेगा, इन्फीरियर करते कॉन्फिडेंस हिंडर होता रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा जब घर पे आएगा वो ओवर पावर करने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, फिर वो मम्मी पापा को इन्फीरियर करवाएगा। सो इसीलिए बजट है उससे कम फीस वाली स्कूल में रखे। नंबर 2, घर से नज़दीक, जितनी नज़दीक स्कूल वो बेस्ट स्कूल है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है वो काफ़ी बच रहा है, एंड वो टाइम पे बच्चे का स्किल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के एन्जॉयमेंट के लिए, बच्चे के साथ खेलने के लिए वो सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। सही है। बिकॉज आज महंगी से महंगी कोई भी स्कूल हो, आप जब महाराष्ट्र बोर्ड या गुजरात बोर्ड के जो टॉपर्स के रिजल्ट्स आते हैं, CA के या IIT के टॉपर्स आते हैं, उसमें हमने कभी देखा कि जो टॉप मैंने 15 लाख जो फ़ीस लेती है, 20 लाख जो साल की फ़ीस लेती है, उसमें से कोई बच्चा है जिसने 10th टॉप किया, राइट? पापा लिम्बोर्गिनी में छोड़ने जाते थे और वो बच्चे ने 10th में टॉप किया? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सो हमें वैसा लगता है कि जितना ज़्यादा महंगा स्कूल होगा उतना ज़्यादा अच्छा एजुकेशन होगा, उतना ज़्यादा फैसिलिटी होगा, उतने अच्छे क्लासरूम होंगे, बट इट डजंट मीन कि उतना अच्छा एजुकेशन होगा। सो हमें मोर देन स्कूल, हमें एजुकेशन देखना है, टीचर्स देखने हैं और उसका एनवायरनमेंट देखना है, राइट? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? आई थिंक ये मेजर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आप बता दे रहे हो, जो आई थिंक फ्यूचर पेरेंट्स या अभी भी पेरेंट्स लोग के लिए बहुत अच्छी लाइफ चेंजिंग चीज़ है। इनफैक्ट जो पेरेंट्स नहीं भी हैं, मेरा ये मानना है कि उनको भी ये पॉडकास्ट देखना चाहिए, पेरेंटिंग रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि मैं जब 20 साल का था मैंने पेरेंटिंग का बुक लिखा था, पब्लिश किया था, एंड मैंने जब सेशन लिया था, आज भी मुझे याद है, फर्स्ट पब्लिक इवेंट रखने के लिए मैंने सिटी फाइनेंस बैंक से 1.25 लाख का पर्सनल लोन लिया था। एंड क्योंकि उस समय पे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल कुछ नहीं था, तो न्यूज़पेपर ऐड वाज द ओनली ऑप्शन एंड ऑडिटोरियम इज़ द ओनली ऑप्शन। सो वो उस समय पे 4,500 रुपये का क्रेडिट कार्ड बेचने का काम करता था मैं, तो इतना पैसा तो इकट्ठा कर पाया वैसा कोई सिचुएशन नहीं था। सो लोन लिया, इवेंट रखा, 4 लोग आए थे, उसमें से 2 लोग एडवाइस देने के लिए आए थे कि बेटा ये काम बंद करो, आपने BCom कर रहे हो तो आप आगे और कुछ करो, MBA करो, CA करो, और कुछ करो, ये काम बंद करो। उस समय पे 3 साल मुझे लगे वो लोन को रीपे करने में। अरे बाप रे। एंड फिर पापा के पास गया, मैंने बोला लोन का अब कल लास्ट इंस्टॉलमेंट जाने वाला है। पापा ने बोला क्या करना है? मैंने बोला फिर से रखना है। अरे तो पापा ने एक बड़ी प्यारी सी चीज़ बोली थी कि बेटा अपने वैसे भी हालत ख़राब है, तो जो होगा इससे अच्छा ही होगा, इससे ख़राब तो कुछ हो ही नहीं सकता। 3 साल भरा तो और 3 साल और भर देना, बट तेरा पैशन है तो तू फॉलो करके तो देख। एंड जो दिन वो EMI कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डे मैंने दूसरा लोन लिया एंड दूसरा इवेंट रखा, राइट? सो वो पेरेंट की ओर से वो सपोर्ट मिल पाए, वो तभी मिल पाएगा जब बच्चा दिखावे पे ना जाता। वो ऐड भी है ना, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो बच्चा जब अपने से महंगे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं बच्चे, अपने से ज़्यादा महंगे लैपटॉप, अभी वन ऑफ दी पेरेंट अपनी बच्ची की कंप्लेन लेकर आए, बोले हम उसको यूरोप घूमने के लिए लेके गए एंड शी इज़ कंप्लेनिंग लाइक एनीथिंग। 12th स्टैंडर्ड में बेटी है, अभी कॉलेज में आने वाली है, मुंबई से अहमदाबाद काउंसलिंग के लिए आए थे, अभी तक ऑलमोस्ट वर्ल्ड देख लिया है, एंड शी इज़ फुल ऑफ कंप्लेन बॉक्स। हाँ, राइट? बोले बेटी नहीं, हमारा कंप्लेन बॉक्स है। हाँ। फिर मैंने बोला अब किस बात की कंप्लेन? बोले मेरे सारे फ्रेंड्स तो बिजनेस क्लास में यूरोप गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रखा हुआ है बेटी को वो वैसे एनवायरनमेंट में है, तो माने अब पैसों की तो कोई लिमिट है ही नहीं। सही है, राइट? लग्जरी और फैसिलिटी की लिमिट है ही नहीं। सही बात है। एंड एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि जब हमें बच्चों का हेड डेवलप करना है तो कम से कम फैसिलिटी, कम से कम लग्जरी होनी चाहिए। ये चीज़ राजा महाराजा जानते थे, शास्त्रों में पहले के लोग जानते थे कि हम वो बच्चे को फैसिलिटी में रखेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसलिए बच्चों को आश्रम में भेज देते थे। 7 साल बच्चे को साथ में रखते थे, जैसे ही 6-7 साल का बच्चा होता था आश्रम में भेज देते थे। बोले वहाँ पर कूड़ा कचरा उठाओ, साफ़ सफाई करो, गुरु परंपरा के साथ जो भी होता है वैसे आप रहो, तो डाउन टू अर्थ होगा एंड डिसिप्लिन के साथ हेड का डेवलपमेंट होगा।
अब नाउ जब हेड का डेवलपमेंट हो गया, अब बोले हैंड का डेवलपमेंट करने के लिए आ जाओ, इसको राजा बनाओ, इसको स्किल सिखाओ, अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मम्मी पापा को ये ध्यान में रखना है कि हम जो भी कमाते हैं, हम मम्मी पापा क्या बोलते हैं, बेटा मैं कमाता हूँ, किसके लिए कमाता हूँ? तेरे लिए कमाता हूँ। तो बच्चा बोलता है बस मैं ही उड़ाऊंगा। हमने बचपन से मुझे बोला मेरे लिए सब उड़ाता है तो मैं ही उड़ाऊंगा। इसीलिए उसके दोस्त उसको उड़ाना सिखाए, उसे पहले कमाना सिखाना ज़रूरी है। एंड वो कब सीखेगा? जब अपने आसपास वाले लेवल वाले लोगों के साथ वो रहेगा तब। जैसे मैं क्रिएटर, आप क्रिएटर, हम दोनों नॉलेज की बुक की वैल्यू करते हैं, तो हमारे बीच में एक कॉमन पॉइंट है। सेम में वो जो सेम लेवल के जो लोग रहेंगे वहाँ पर वो कॉमन पॉइंट जल्दी से फाइंड आउट कर पाएगा। अपने लेवल से ऊपर वाला जब कोई बंदा होगा, तो संभव कल जैसे अवार्ड था तो वहाँ पर ज़्यादातर वो फैशन वाले और वो सभी लोग थे वहाँ, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वगैरह वगैरह। सो संभव मैं वहाँ पर बात कर पाऊँ वैसा था भी नहीं, एनवायरनमेंट कॉमन पॉइंट नहीं था, एनवायरनमेंट वो कॉमन पॉइंट नहीं था। सो संभव दो मुझे अवार्ड मिल रहा था, रिकग्निशन मिल रहा था, मीडिया था, सब कुछ था, बट देन इवन आई वॉज नॉट दैट मच हैप्पी जितना अभी मैं आपको मिलके हैप्पी हूँ, बिकॉज कि वहाँ पर वो कॉमन पॉइंट है। सो क्या हमने हमारे बच्चों को ऐसे कॉमन पॉइंट्स मिले, वैसा पॉजिटिव सर्कल स्कूल में या घर में या फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में हमने ऐसा पॉजिटिव पेरेंटिंग सर्कल 7 से 8 फैमिली का बनाया हुआ है। 7 से 8 फैमिली का होना चाहिए, जो हमने बताया किचन फ्रेंड्स होने चाहिए हमारे। तो जिसके घर पे बच्चा टीन एज में जाएगा, बोलेगा नाइट आउट करना है, तो हम बोलेंगे ये 7 में से किसी के घर पे कर सकते हैं। वेरी अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो अब मम्मी पापा, कई बार बच्चे बोलते हैं नाइट आउट करना है, फ्रीडम थोड़ा एक्सप्लोर करना होता है लोगों को। अब जब मम्मी पापा मना करे वो क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स। मम्मी पापा क्या है? ऑर्थोडॉक्स, पुराने सोच के। तो पुरानी सोच के ये वो फलाना। तो मैं जब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एंजॉय एग्जाम का सेशन होता है, वहाँ पर मैं कहता हूँ योर पेरेंट्स आर नॉट ऑर्थोडॉक्स, आपके हनीमून की टिकट वही करवाने वाले हैं। राइट। मीन्स व्हाट कि वो जानते हैं कि आपको कौन से समय पे कौन सी चीज़ करनी है। वो बोलेंगे बेटा यहाँ पर जाओगे एंजॉय करोगे, यहाँ पर जाना एंजॉय करना। आप जितना बोलोगे उससे शायद 10, 15, 20 हज़ार और आपको देंगे कि बेटा आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप रखना। सो मे बी बेटा बेटी जो भी है, मम्मी पापा आपके लिए हनीमून की टिकट करवाने वाले से, दे नो एग्जैक्टली कि आपको कौन से समय पे किसकी ज़रूरत है। एंड अभी ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए आपको रोक रहे हैं। राइट। बट क्यों? क्योंकि वो हाई स्टैंडर्ड वाले बच्चों के बीच में रह रहे हैं, तो उनका जो शौक है, उनकी जो बातें हैं, वो चीज़ को वो रियलिटी मान लेते हैं। वो उनका बेसलाइन है, बेसलाइन वही है उनका। एंड उनको वहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट अपने पेरेंट में मिल नहीं रहा है। जैसे मेरे और आपके बीच में बुक्स कॉमन पॉइंट है, कंटेंट कॉमन पॉइंट है, लाइफ में स्ट्रगल करके आगे आना कॉमन पॉइंट है। तो हम एक दूसरे की जो वैल्यू कर पाएंगे और कंपनी को एंजॉय करेंगे विदाउट एनीथिंग, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, हम एंजॉय करेंगे, वो बच्चे वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिसिंग पॉइंट। हम मम्मी पापा बाजू वाले ने कहाँ पे रखा और किसी ने कहाँ पे रखा और किसी ने कहाँ पे रखा, उसकी जगह पर हम थोड़ा सा ध्यान में रखें और वैसे स्कूल में रखेंगे नज़दीक वाली और कम बजट वाली। ये आपने बहुत ज़्यादा पावरफुल बात बोली, क्योंकि मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी बातों से। कई बार मैं भी ऐसे इवेंट पे जाता हूँ जहाँ पे बहुत धमाकेदार अच्छे लोग हैं, बट वाइब मैच नहीं होता, और वो वाइब मैच नहीं होता, मुझे लगता है वो यही है आपने जो बोला कॉमन पॉइंट। यस। मे बी अगर हम जैसे हम बुक्स के बारे में अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को एक काम भी नहीं लग रहा है, मेरे को मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कुछ सीखने मिल रहा है, मतलब मजा आ रहा है। आई एम फीलिंग, मतलब अभी ये मैं घंटों कर सकता हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं है। एंड विदाउट एनी फ्लो, विदाउट एनी स्क्रिप्ट, सारी चीजें एज ही चल रही है। तो वो फ्लो मेंटेन रहा, क्योंकि हमारे बीच में वो कुछ कॉमनैलिटीज है, थिंकिंग पैटर्न हमारे मैच कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहेंगे अगर हम लोग जो सेम लेवल पे काइंड ऑफ सेम चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। आई थिंक इसीलिए पहले टाइम में मास्टरमाइंड्स भी चलते थे, जहाँ पे कुछ लोग मिलते थे, डिफरेंट स्किल सेट होता था, बट गोल एक होता था कि ग्रो करना है, एक दूसरे को आइडिया शेयर करके आगे बढ़ाने में हेल्प करना है। इनफैक्ट इससे भी और ज़्यादा पावरफुल चीज़, पहले काइंड ऑफ सोसाइटी, शेरी गुजराती में उसको कहते थे, और चौल या चाल जो होती है, तो सोनी की चाल, तो वहाँ पर सारे सोनी रहते थे। सुथार की पोल, तो वहाँ पर सारे सुथार लोग रहते थे। राइट। सो वहाँ पर सारे सुथार है, वहाँ पर सारे सुनार है, वहाँ पर सारे एक ही काम करने वाले हैं, तो बच्चे को वो सेम एनवायरनमेंट मिलता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट, यू वोंट बिलीव बट दैट इज़ फैक्ट, हमें एक्चुअली एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। जिसने ताजमहल बनाया उसमें से किसने इंटीरियर का कोर्स किया था, बट जिसने इंटीरियर या आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियरिंग किया, उसको बोलो कि आज तुम मुझे बिल्डिंग बना के दे जो 800 साल तक चले,
विदाउट सीमेंट, तो बोलेंगे नहीं पॉसिबल नहीं है। उस समय पे जो काम होता था, इट इज सेड कि जब हम एक काम करते हैं वो माहौल में रहते हैं, वो सेम काम दूसरी जनरेशन करती है वो सेम माहौल में रहती है, तो 6 जनरेशन के बाद वो जीन्स में आ जाएगा। सो सोनी का सरनेम ही सोनी जस्ट बिकॉज कि सोनी का काम करना, सुनार का काम करना, ज्वेलरी डिजाइनिंग करना, दैट वाज इन देयर जीन्स। वही नाम से पुकारा जाता था, वही सरनेम थी एंड वही काम था। तो नेक्स्ट जनरेशन जो वो 7 साल का बच्चा वो कर पाएगा, वो आज ज्वेलरी डिज़ाइन का कोर्स करने के बाद 25 साल का बच्चा जो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो 8 साल का बच्चा बिकॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट जेनेटिक चेन 6 जनरेशन तक यदि एक ही काम करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो सेम काम डे 1 से आ जाएगा। सो अभी हमने क्या किया, कुछ यहाँ पर और कुछ काम है, वहाँ पर कुछ काम है, सारे सोसाइटी में सब लोग अलग अलग हैं ना, हम वो चेंज नहीं कर सकते, बट क्या हम वो कर सकते हैं कि कॉमन पॉइंट वाले 5 या 7 जो हाई फैमिली वैल्यूज़ वाले हैं वैसे लोगों का पॉजिटिव पेरेंटिंग सर्कल रखें। सो जैसे अभी जो पार्टिसिपेंट आए थे पेरेंटिंग के, सो हम क्या करते हैं, एक ही सिटी के अराउंड 15, 20, 25 पेरेंट्स हैं जो पेरेंटिंग का कोर्स अटेंड कर रहे हैं, वैसे लोगों का पर्टिकुलरली ग्रुप बन जाता है। सो कोई दिल्ली में है, कोई यूके में है, कोई यूएस में है, सो 20+ कंट्रीज़ में हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। सो वो वहाँ पर यूके के जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका वहाँ पर ग्रुप है। सो नाउ वो जब पेरेंट्स मिलते हैं तो वो लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, लॉ ऑफ एंकरेजमेंट की बात करते हैं, बच्चों के करियर की बात करते हैं, राइट। हमने वो एन्जॉय, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ वाली बात करी, तो वो कौन से फेज़ पे बच्चा है, वहाँ पर बच्चे के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आया, वो सारी बातें करते हैं। एंड बच्चे उनकी स्टडी से रिलेटेड, कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड, जो हमारे काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड बातचीत करते हैं। राइट तो उनको भी एकदम आउटसाइडर नहीं फील होगा, बच्चों को भी, उनको भी लगेगा हाँ सब सेम जगह पे, सेम पेस पे। वरना हम बात करें भाई बुक्स पढ़ो, लेकिन जिस कॉलेज स्कूल में भी बच्चा है वहाँ पे हर जगह से पार्टीज की बात हो रही है, वो लेफ्ट आउट फील करेगा, उसको लगेगा कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, जबकि वो अच्छी बातें कर रहा है। राइट, ऐसी होता होगा, आई थिंक, राइट, 100%, राइट, मेक्स सेंस, वेरी वेरी पावरफुल। और क्या कोई इशू बचे हैं? जैसे हमने स्टार्टिंग में 4-5 प्रॉब्लम्स गिनाए थे, 3 प्रॉब्लम्स, उससे हटके भी हमने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें कर ली है, बट आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी बातें हुई है मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पॉडकास्ट में। इन डेप्थ रीडिंग एंड स्टडी है, तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें आप मेरे अंदर से सारी चीज़ निकलवा रहे हैं। अच्छा, वो फ्लो में जा रहा है, वो फ्लो में जा रहा है, राइट, इट इज़ गुड। सो अभी जैसे मेरा टीम मेंबर ही आतिफ, उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि कई बार पेरेंट्स है ना, वो सिंगल पेरेंट की बात उसने बताया, एग्जांपल दिया कि सिंगल पेरेंट है, वो मदर वो बोलती कि मेरा बच्चा जो मांगेगा मैं दूंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए हर चीज़ करूँगी। तो कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो प्यार में जो बोलेगा वो करने के तैयार में रहता है, तो वो आप क्या, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर सिंगल मदर्स, बट कई बार पापा का भी ऐसा एटीट्यूड होता है कि हमने बहुत, हाँ ये है, हमने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, मैंने बहुत देखा है, बच्चे को नहीं दिखाना चाहूँगा मैं। तो इसके वो सारे पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, आपको जो नहीं मिला था वो देने की भागदौड़ में, आपको जो मिला था वो देना मत भूल जाना। वापिस है, राइट। आपको जो नहीं मिला था, माने मुझे बचपन में आइसक्रीम नहीं मिला, फलाना लग्जरी नहीं मिली, वीडियो गेम्स नहीं मिली, तो वो देने की भागदौड़ में, वो बच्चे को देने की भागदौड़ में मैं कहीं वो देना ना भूल जाऊं जो मुझे बचपन में मिला था, एंड दैट वाज व्हाट स्ट्रगल। एंड लाइफ में मुझे यदि कोई बोले कि लाइफ क्या है, तो मैं कहूँगा स्ट्रगल इज इक्विवेलेंट टू स्माइल। अच्छा, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेगा उसके चेहरे पे उतनी ज़्यादा डीप स्माइल होगी ही होगी, राइट। जो व्यक्ति ने स्ट्रगल नहीं किया है उसके चेहरे पे जेलसी होगी, वो सुकून नहीं होगा, वो भलाल देव होगा, वो दुर्योधन होगा जिसने स्ट्रगल नहीं किया। पापा ने बोला जो मांगे वो दे दो, जो मांगे वो दे दो, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट लाइफ में स्ट्रगल क्या है, अचीवमेंट क्या है। सो इट इज़ नॉट कि चीज़ें मिलने पे खुशी मिलती है, स्ट्रगल करने के बाद जो चीज़ मिलती है वो एंड ऑफ द स्ट्रगल की खुशी है। यदि मुझे और आपको अभी हमें हेलीकॉप्टर से कोई माउंटेन के टॉप पे पहुंचा दे, माउंट एवरेस्ट पे, और हमें जो डोपामिन रश फील होगा, और नंबर 2 एक व्यक्ति है जो 6 महीने तक प्रैक्टिस करे, राइट, एंड देन आफ्टर और 15 दिन वो कोशिश करके माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, और वो जब झंडा गाड़े इंडिया का, उसका जो डोपामिन का लेवल होगा वो अलग होगा, राइट। सो इट इज़ नॉट द माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आपको खुशी दे रहा है, स्ट्रगल इज इक्विवेलेंट टू स्माइल। सो यदि आज में भी पोर्शे वाला जो अभी किस्सा बना, राइट, या ऐसे ढेर सारे हम किस्से मुंबई, अहमदाबाद, अलग अलग जगह पे देख रहे हैं, वो बच्चे पैसों की वैल्यू नहीं कर रहे।
क्यों? क्योंकि स्ट्रगल के बिना सारी फैसिलिटी मिल गई है। सो मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि मैं यदि दे दूंगा तो बच्चा अच्छा होगा, पर नो, बच्चा डिमांडिंग होगा। बच्चे को लगेगा दिस इज़ माई राइट, राइट, दिस इज़ नॉट अर्नड राइट, मैंने वो अर्न नहीं किया है बट ये मेरा राइट है। एंड इसीलिए बच्चे और ज़्यादा डिमांडिंग, और ज़्यादा रिबेलियस। एंड मैं सिंपल कहना चाहूँगा, बच्चे की सारी जिद पूरे करेंगे तो वो दुर्योधन जैसा बनेगा, राइट, वो भलाल देव जैसा बनेगा। सो आपको भलाल देव चाहिए बड़ा होके कि बाहुबली चाहिए, जो खुद कैपेबल हो। यदि उसकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया, उसने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल देखा, इनफैक्ट लड़ाई में भी हमने देखा था, उसको जो भी हथियार वगैरह मिलने चाहिए उसमें भी पार्शियलिटी करी थी पापा ने, राइट। बट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रगल वो उतना कैपेबल था कि वो झोपड़पट्टी में भी रहा, वहाँ पर गाँव वालों के बीच में, देन इवन ही वॉज हैप्पी। एंड उसकी हैप्पीनेस को देख के भलाल देव राजा बनने के बावजूद भी ही वॉज नॉट हैप्पी। सो हमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ फैसिलिटी भोगने वाला नहीं बनाना है, हमें उसको हैप्पीनेस को एंजॉय करने वाला बनाना है। और उसके लिए बच्चा जब कोई चीज़ मांगे तो 4 या 5 चीज़ें आउट ऑफ 10 चीज़ दे देनी चाहिए इमिडिएटली। 2 या 3 चीज़ें के अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमें डालना है, जहाँ पर हम उसको बताएंगे कि बेटा बाद में मिलेगी। एंड 2 या 3 चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पर स्ट्रेट अवे नो। जो बच्चे ने नो नहीं सुना है, वो बच्चा जब और किसी को प्यार करे और वो जब लाइफ पार्टनर बनने से मना करे, एंड मे बी शायद उसके ऊपर कोई गलत काम कर देते हैं, शायद कोई गलत चीज़ कर देते हैं, राइट, एसिड फेंकना या समथिंग, तू मेरी नहीं तो और किसी की भी नहीं होने दूंगा, काइंड ऑफ। दे आर द किड्स की जिन्होंने बचपन से नो सुना ही नहीं है। एंड वो जॉब में जाएगा, वो लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करेगा, वो फ्रेंड्स बनाएगा, तो नो इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। नो नहीं सुन पाते कई बार लोग। क्यों? क्योंकि बचपन से मम्मी पापा ने सारी चीज़ें, जैसे इन्होंने बताया, सारी चीज़ें दे दी है, तो इसीलिए नो नहीं सुन पाते। इसलिए मम्मी पापा का एक काम वो भी है कि बच्चे को ना सुनने की आदत डाले, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। और फिर तो आप मतलब कोई एंड ही नहीं रहेगा आपका। आप तो मतलब वही ना, मुकेश अंबानी के बेटे को हेल्थ चाहिए, समाह उनके हेल्थ की चैलेंजेस है, तो वो भी उनको चीज़ नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, वो एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अभी जैसे जिनका आई थिंक मिस्टर झुनझुनवाला, जिनका गोल था कि मेरे बच्चों की शादी में अटेंड कर पाऊँ, राइट, 42,000 करोड़ के मालिक होने के बावजूद उनका खाली गोल ये था कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊँ, एंड नंबर 2 बच्चों की शादी अटेंड कर पाऊँ। उतना छोटा सा चीज़ उनके जीवन में पूरा नहीं हो पाया। 42,000 करोड़ होने के बावजूद भी यदि ये गोल पूरा नहीं हो पाया, तो ना तो जीवन का हिस्सा ही है वो। यदि हमने मम्मी पापा ने बच्चों को नहीं दिया, तो मुझे लगता है मम्मी पापा ने सबसे बड़ा क्राइम किया है अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ। उनको लग रहा है वो प्यार कर रहे हैं, बट प्यार कर रहे हैं। आप बेसिकली इसके ऊपर एक स्टोरी याद आती है, बहुत फेमस है, आपने शायद सुनी होगी, कैटरपिलर और बटरफ्लाई की स्टोरी है कि एक कैटरपिलर एक ककून में एक कैटरपिलर निकलने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रगल करके निकल रहा था, तो एक निकला और निकल गया, दूसरा स्ट्रगल कर रहा था, तो बच्चे ने सोचा कि यार बहुत स्ट्रगल करा, चल इसकी मदद कर देता हूँ, तो उसने खुद से वो ककून को तोड़ डाला, और फिर वो जब निकला वो बटरफ्लाई, तो वो बटरफ्लाई स्ट्रांग नहीं था और वो मर गया। क्योंकि जब वो ककून, अब कैटरपिलर बटरफ्लाई तभी बनता है जब वो स्ट्रगल करके खुद से प्रेशर लगाता है और बाहर निकलता है। इवन ये बच्चों में भी होता है, जो मतलब प्रेगनेंसी में भी बच्चे, जो मैंने सुना हुआ ऐसा कि जो नेचुरल निकलते हैं खुद से, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू सी सेक्शन। जो सी सेक्शन से होगा उसमें डेफिनेटली फ़र्क होता है, एंड नॉट ओनली विद द ह्यूमंस बट विद द एनिमल्स एज वेल। इनफैक्ट जब पहले जो सर्कस वगैरह होते थे उसमें शेर वगैरह रखते थे, उनसे वो रिंग मास्टर शो वगैरह करवाता था, हमने बचपन में देखे हुए। बट देन आफ्टर वो पैटा वगैरह सब लगा एंड वो जानवर को रखने से मना किया, तो ग्रेट गोल्डन सर्कस, उसमें से जो काफ़ी सारे शेर वगैरह थे उनको जंगल में छोड़ा गया। और जैसे उन्होंने जंगल में छोड़ा तो जंगल के कुछ शिकारी कुत्तों ने साथ में मिलते हुए, लकड़बग्गों ने सबने साथ में मिलते हुए वो शेर का शिकार कर दिया। अरे बाप रे, बेचारा। क्यों? क्योंकि वो शेर को बैठे बैठे वो अपना खाना खाने की आदत हो गई थी, वो शिकार करना भूल गए थे। और दूसरी ओर भूखे रहते हुए लकड़बग्गे और जो शिकारी कुत्ते थे उन्होंने शिकार करना सीख लिया था, उन्होंने शेर को मार डाला, तो इसीलिए उन्होंने शेर को मार डाला। सो लाइफ इज ऑलवेज अबाउट, एक है हैविंग और एक है नॉट हैविंग। सो गांव से लोग जो जिसके पास नॉट हैविंग है वो हमेशा हैविंग वाले की तरफ आकर्षित होता है, राइट। सो गांव से लोग शहर आएंगे, मुंबई में जो लोग आते हैं, और वो लोग ज़्यादा सफल होते हैं। क्यों?
क्योंकि वो नॉट हैविंग वाले फेज में है, तो उसका शिकार करना, उसका वो आग, उसका वो काम करना, रात के 2 बजे तक काम करना, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहते हुए काम करना, फुल्ली फोकस मोड पे काम करना, उसका वो जीन्स में है, उसकी वो रिक्वायरमेंट है। बट एट द वेरी सेम टाइम एक पापा मम्मी सक्सेसफुल है, तो इसलिए सचिन तेंदुलकर नॉर्मल फैमिली में सचिन तेंदुलकर बन सकता है, बट सचिन तेंदुलकर के घर पे दूसरा सचिन तेंदुलकर हो वो शायद मुश्किल है, राइट। जितेंद्र कपूर के घर पे जितेंद्र कपूर दूसरा तैयार हो, वो तुषार कपूर हो सकता है, अभिषेक बच्चन तैयार हो सकता है, बट वहाँ पर और किसी को पावरफुल बनाना, उसके लिए मम्मी पापा का डेडिकेशन एंड डिवोशन चाहिए। एंड मैं सारी चीज़ें जो मुझे मिली है वो बच्चों को बैठे बैठे कभी नहीं दूंगा। एंड इन अ वे में भी बिल गेट्स, में भी स्टीव जॉब्स, मैं देखता हूँ किराने की दुकान यहाँ पर चला रहा है और बोलते हैं मेरे बाद बेटा तेरा ही है। और स्टीव जॉब ने कभी अपने बच्चों को नहीं बोला कि बेटा मेरे बाद ये पूरा एम्पायर तेरा है। बिल गेट्स ने कभी नहीं कहा, और उनके अभी बच्चे वो कंपनी में काम कर रहे हैं कि और कहीं पे हमें पता नहीं। राइट। सो दैट इज़ द रियल वे कि जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होगा तभी उसको सेटिस्फेक्शन होगा, सेटिस्फेक्शन, वरना वो ड्रग्स और फालतू चीज़ों में ही वो सेटिस्फेक्शन ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको वो स्ट्रगल ही नहीं मिला। एवरीबडी एक्चुअली हम स्ट्रगल से भागते हैं, बट सच ये है कि हम सब स्ट्रगल की चाहिए, हमें वी क्रेव स्ट्रगल। हम स्ट्रगल के भूखे हैं। हाँ, और वो स्ट्रगल, क्योंकि वो स्ट्रगल करके हमें सक्सेस चाहिए, तभी डोपामिन बनेगा अच्छे कामों से। और ये हम रियलाइज नहीं करते। हमको चाहिए, हमको लगता है हम कंफर्ट देते हैं, बट एक्चुअली हमको स्ट्रगल चाहिए। बॉडी को, सबको, बॉडी को भी स्ट्रगल चाहिए, बनाने के लिए भी स्ट्रगल चाहिए, हमें स्ट्रगल चाहिए। सो जब बॉडी थक गया, उसके बाद में हम बोलेंगे ट्रेनर को कि रख दो, तो ट्रेनर क्या बोलेगा, नहीं और आपको 10 लगाने हैं और आपको 5 लगाने हैं। थकने के बाद लगाओगे उतने मसल्स डेवलप होंगे। सेम में बच्चों का वो काइंड ऑफ जो पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद भी उन्होंने स्ट्रगल किया तो ही वो सक्सेसफुल होगा। वेरी पावरफुल। और एक्चुअली आपने जो बात बोली वो है भी है। सो जैसे अमेरिका, इंडियंस, कई सारे जो इंडियंस भूखे होते हैं वो अमेरिका जाते हैं, और मैंने वो रिसर्च देखी थी कि अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, बोलते हैं ना एवरेज इनकम जो है ना, सबसे ज़्यादा पटेल्स की है, गुजरातीस की है, 100%, क्योंकि वो लोग भूख से लोग वहाँ गए और वो लोग ने वहाँ पे सब अमेरिकन्स काफ़ी नीचे थे कंपेयर टू जो इंडियंस, चाइना वाले अलग अलग जो आए थे वहाँ पे। अब वो जो गुजरातीज है, नाउ दे आर मिलियनर्स एंड बिलियनर्स, एंड नाउ दे आर आवर क्लाइंट्स, एंड नाउ दे आर सेइंग द सेम थिंग। हमारे बच्चों को पैसों की वैल्यू नहीं है, उनको मेहनत करना सिखाओ। वो छोटी छोटी बात में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत वो एक, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो रेजिलियंस जो होता है वो कैसे डेवलप करें। उनको स्ट्रगल्स में जानबूझ के डाल के अलग अलग जगह पे स्ट्रगल्स में डालना चाहिए, स्ट्रगल्स में डालना चाहिए। एंड नंबर 2, उस समय पे हमें गैरहाजिर होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए वहाँ पे। सो बच्चा छोटा है, जैसे मेरे बेटे अध्याय की बात करूँ तो वो जब छोटा था, चलना शुरू करेगा, दौड़ेगा तो डेफिनेटली गिरेगा। सो वो गिरेगा तो मैं और मेघा क्या करते थे, मैं जैसे हम तीनों वॉक करने के लिए निकले, तो हम वॉक कर रहे तो मैं और मेघा जिस खाली खड़े रह जाएंगे और बातचीत चालू रखेंगे। वो गिर गया तो जस्ट गिरेगा, फिर वो हमारे सामने देखेगा, हम नॉर्मल बातचीत चालू रखेंगे, वो अपने आप खड़ा हो जाएगा। वो जब खड़ा होता था, मैं और मेघा ताली बजाते थे, तो वो भी खड़ा होता था, हंसता था, ताली बजाता था, राइट। सो उसके माइंड में वो गिरने से चोट लगती है, वो प्रोग्रामिंग है वो हुआ ही नहीं। सो तभी वो बच्चे का रेजिलियंस डेवलप होगा, वो खुद खड़ा होगा। यदि मैं दौड़ के चला जाऊँ, बेटा मेरा बेटा गिर गया, नहीं, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। एंड यदि वो होगा तो मैं ज़्यादातर उसका रात के समय पे मालिश करूँगा। अभी 7 साल की एज है तो अभी वीक में 2 या 3 बार, अदरवाइज पहले छोटी एज में डेली बेसिस पे रात को। तो 2 चीज़ें होगी, बॉडी स्ट्रांग होगा, नंबर 2 मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर चोट आई है। अच्छा, राइट। सो मैं भी उसका घुटना कहीं पे छिला होगा, कहीं पे पैर पे कहीं पे और चोट लगी होगी, या कोहनी पे उसका छिला होगा, तो मुझे जस्ट पता चलेगा। एंड उसने कभी तक कंप्लेन नहीं करी कि मुझे ये चोट आई ना वो चोट आई, बिकॉज हमें वो था कि वो कुछ करे ना करे, उसको बॉडी से पावरफुल एंड स्ट्रांग बनाना है। रेजिलियंस उसका फिजिकल पहले स्ट्रांग बनाना है, सबसे पहले मेंटली बाद में करना है, राइट। और लोग कई बार ये सब चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, जो गलती हो जाती है। मेक सेंस। और कई बार यही होता है, ये पेरेंट्स भी ना, मतलब इसका कंक्लूजन मुझे लगता है लोगों को एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए। मतलब बच्चे से प्यार करो, बट इतना एक्सट्रीम में मत करो कि आप भी अपने बच्चे का बुरा करने लग जा रहे हो। उनको मे बी हर उनकी बातें मान के, उनकी लाइफ से स्ट्रगल्स हटा के आपने उसको एक छुई मुई बना के रख दिया, छोड़ दिया। फिर एक्चुअली वो प्यार नहीं है, वो जो है वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है, जिसको शास्त्रों में राग कहा गया है। वो अटैचमेंट है। मैं यदि किसी को प्यार करता हूँ तो मैं उसको उसके पैरों पे खड़ा होने दूंगा, राइट। मैं यदि प्लांट को प्यार करता हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि प्लांट सनलाइट को बेयर करे, तो ही उसके अंदर वो फ्लावर आएगा, राइट।
सो दैट इज़ नॉट द ट्रू लव. हम अफेक्शन को या अटैचमेंट है उसको हम लव समझते हैं, तभी प्रॉब्लम होता है. इट इज सेड डिसिप्लिन इज एक्ट ऑफ लव. डिसिप्लिन इज एक्ट ऑफ लव मीन्स वॉट. एक बच्चा है, उसने चॉकलेट की जिद की और मैं 1 किलो चॉकलेट का डब्बा उसको दे दूं एंड बोलूं बेटा खाओ. सो क्यों? क्योंकि मैं मेरे बच्चे को प्यार करता हूं. सॉरी, दैट इज नॉट योर लव, दैट इज योर अटैचमेंट. एंड डिसिप्लिन यदि मैं बच्चे को सिखाऊं, मैं वही 1 kg चॉकलेट लो, बट मैं रोज बच्चे को 1-1 चॉकलेट दे रहा हूं, तो वो बच्चा लॉन्ग टर्म में उसके दांत अच्छे होंगे, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसको बुखार या सर्दी या खांसी नहीं होगी. तो वो पूरी 1 kg चॉकलेट में भी 300-400 चॉकलेट्स होगी, वो एट द स्पैन ऑफ 1 year 360 डेज या 365 डेज में वो चॉकलेट को भी एंजॉय कर पाएगा, साथ ही साथ में हेल्दी भी रहेगा. सो दैट इज द डिसिप्लिन इज एक्ट ऑफ लव. राइट. हम क्या करते हैं, 300 मैंने चॉकलेट का डिब्बा उसके सामने रख दिया, बोले तुझे जो खाना है खा ले. सो नाउ दैट इज नॉट द लव, दैट इज व्हाट द अटैचमेंट इज. ये अटैचमेंट बुरा क्यों है? क्योंकि वो चाहता है कि बच्चा मेरी वजह से खुश रहे. बच्चा खुश रहे नहीं, मेरी वजह से खुश रहे. दैट इज द ईगो. वो ईगो, बच्चा मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो. उसके लिए उसने मांगा PS4 और मैंने दिला दिया. वन ऑफ द पेरेंट अभी आए थे यूके से काउंसलिंग करवाने के लिए, इंडिया आए थे, काउंसलिंग करवा के दूसरे दिन की फ्लाइट में वापस गए. इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था. एंड प्रॉब्लम किस चीज़ का था? अटैचमेंट वर्सेस लव का. अच्छा. राइट. सो बच्चे ने बोला कि PS4 चाहिए, तो बोले दिला दिया. बोले ये गाड़ी चाहिए, तो बोले दिला दी. उसका जो बर्थडे था तो बोले समथिंग ऑडी का कोई मॉडल था, उसको पसंद था, पापा ने फ़ोन करके मंगवा दिया. बोले बोले बच्चा बोले अब कुछ करना ही नहीं चाहता, मेरा बिजनेस हैंडल नहीं करना चाहता, ऑफिस पे आता है तो भी गेम खेलता रहता है, ये करता है वो करता है. तो बोले 30 का हो गया है, पर अभी 30 का लग नहीं रहा है, 13 का लग रहा है. तो मैंने बोला अभी 13 की तरह ही आप उसको ट्रीट कर रहे हो, तो 13 का ही रहेगा. सो यदि हमने जो अपनी बात चल रही थी अटैचमेंट, मेरा बच्चा मेरे कारण खुश रहना चाहिए, वो मुझे अच्छा बोलना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मैं उसके लिए बेस्ट मम्मी हूँ, बेस्ट पापा हूँ. वहाँ से वो राग की, वहाँ से वो अटैचमेंट की शुरुआत होगी. पर मैं यदि कहूँ कि मैं हूँ या ना हूँ, वो मुझे अच्छा माने या बुरा माने, मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ. ऊपर वाला उसको खुश करे, ऊपर वाला उसको बरकत दे. राइट. वो है रियल लव. सो मैं जब किसी को प्यार करता हूं तो मैं उसकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करूंगा, मैं उसको डिसिप्लिन करने पे फोकस करूंगा. मैं उसको कहूंगा कि आपको सुबह में उठ के वॉक करना चाहिए, आपको जॉगिंग करना चाहिए. वो नहीं उठेगा तो जो बेस्ट फ्रेंड होगा, रियल फ्रेंड होगा, वो सुबह में उठाएगा. एंड जो अच्छा वाला फ्रेंड नहीं होगा वो रात को जगाएगा. वो बोलेगा पार्टी करो ना, सुट्टा मारो ना, चलो यहाँ पे जाते हैं ना, वो पब में जाते हैं ना, ये डिस्कोथेक में जाते हैं. वो रियल फ्रेंड नहीं है. कि वो शॉर्ट टर्म सोच के, वो शॉर्ट टर्म सोच जीने के लिए कर रहा है. वो अटैचमेंट के कारण उसको लग रहा है कि ये सब करूंगा तो हमारी दोस्ती बनी रहेगी. सो जो एसेंस जो लाइफ का बनना चाहिए रिलेशनशिप का, वो बन नहीं पाता. राइट. और ये डायनामिक्स आई थिंक इंडियन फैमिलीज में कई बार होता है. जैसे माँ बाप कई बार स्ट्रिक्ट होते हैं, या फिर कोई एक जन ही स्ट्रिक्ट होता है, एक को बेस्ट बेस्ट बाप बनना होता है, बैड कॉप होता है. कई बार ऐसा होता है. और कई बार दादी दादा का, इंडियन में हमारे जॉइंट फैमिली होती है तो दादी दादा नानी नाना होते हैं, तो पेरेंट्स कई बार ट्राई कर रहे होते हैं कि बच्चा ना करे कुछ चीज़ें, पर दादा दादी प्यार में, क्योंकि वो लोग एजड हो गए रहते हैं, कई बार उन्होंने शायद अपने टाइम पे इतना प्यार नहीं किया रहता. आई डोंट नो क्या डायनेमिक्स है, बट वो लोग बहुत ज़्यादा ही कर देते हैं बच्चों के लिए. तो वहाँ पे नाना नानी दादा दादी बहुत अच्छे हो जाते हैं, माँ बाप खराब होने लगते हैं. ऐसा भी होता है. ऐसा होता है. और इससे कैसे डील किया जाए? साइकोलॉजिकली दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रगल. पावर स्ट्रगल. ओके. सो हर एक व्यक्ति रिलेशनशिप में अपना पावर चाहता है. राइट. मैंने कहा तो वो ये करना चाहिए, मैंने कहा तो मेरे पास बच्चा आना चाहिए, वगैरह वगैरह. सो नाउ अब वो बच्चा मम्मी पापा के साथ है, दादा दादी के साथ नहीं है, प्लस वो भी रिटायर है, तो अभी मम्मी पापा का भी ध्यान उनके करियर में, बच्चों में, सोशल लाइफ में, अलग अलग जगह पर वो है. सो नाउ दे आर फीलिंग व्हाट? पावरलेस. सो नाउ अब उनको क्या लगता है कि मैं बच्चे को मोबाइल दिलाऊंगा या आइसक्रीम खिलाऊंगा या ये करूँगा तो बच्चा मेरे पास आएगा, मेरी बात सुनेगा. तो मुझे वो जो काइंड ऑफ अटैचमेंट में मुझे जो फील होना चाहिए वो मुझे होगा. मैं थोड़ा पावरफुल फील करूँगा कि ये मेरा पोता या मेरा नाता उसकी मम्मी की बात नहीं सुन रहा है पर मेरी बात सुन रहा है. सो आई एम फीलिंग पावर. राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट पावर स्ट्रगल डायनामिक्स,
वो दादा दादी कई बार बच्चे के लिए अच्छा ना हो वैसा काम करते हैं। इसको मैं कहता हूँ MDP, दैट इज़ मल्टी डायरेक्शनल पेरेंटिंग। सो एक प्लांट है, ये प्लांट में यदि एक व्यक्ति ऐसा सोचे कि इसको हम इंडोर रखें, एक व्यक्ति ऐसा सोचे कि हम इसको आउटडोर रखें, एक व्यक्ति उसको धूप में रखे, एक व्यक्ति बोले रोज़ पानी पिलाओ, एक व्यक्ति बोले हफ्ते में एक बार पिलाओ, एंड 4 अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट देंगे, तो प्लांट ग्रो होगा कि स्पॉइल होगा? स्पॉइल हो जाएगा। सेम वे एक बच्चा है, वो प्लांट के समान है, एंड हम सब उसके माली हैं, मालिक नहीं माली है, राइट? सो एज ए गार्डनर के तौर पे मम्मी ने बोला हफ्ते में एक बार जंक फूड, पापा ने फ्राइडे को उसको पिज्ज़ा मांगा, पिज्ज़ा दिला दिया, राइट? अभी सैटरडे संडे आना था, संडे को मामा का टर्न था कि मम्मी ने बोला कि एवरी संडे को मिलेगा। अब सैटरडे को क्योंकि पिज्ज़ा खाया, उसके बाद में वो ज़्यादातर नॉर्मल चीज़ें खानी अच्छी नहीं लगेगी, सो नेक्स्ट डे बॉडी एंड गट जो है वो सेम चीज़ मांग रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा क्या करेगा, अब दादा के पास जाएगा, मुझे ये खाना है, वड़ा पाव खाना है, ये खाना है, वो खाना है, और दादा दादी क्या करेंगे, पावर स्ट्रगल के कारण वो बोलेंगे चलो मैं खिला देता हूँ ताकि बच्चा मेरा हो जाए। सो दैट इज दे आर थिंकिंग दैट इज देयर लव, बट दैट इज नॉट देयर लव, दैट इज व्हाट द अटैचमेंट। बच्चा मेरे कारण खुश हो तो मैं बच्चे को भलाल देव बना रहा हूँ, बच्चा खुश हो तो उसको मैं बाहुबली बना रहा हूँ। एंड जब वो दादा दादी दिला देते हैं तो एक ने हफ्ते में पानी दिया, एक ने 2 दिन में पानी दिया, एक ने 4 दिन में दिया, किसी ने धूप में रखा, किसी ने छाँव में रखा। अब यही बच्चा बड़ा होगा तो प्लांट स्पॉइल होगा कि ग्रो करेगा? स्पॉइल्ड हो गया। सेम वे अब ये बच्चा है वो ग्रो करेगा कि स्पॉइल होगा? स्पॉइल हो जाएगा। एंड देन आफ्टर क्या होता है, बच्चा बिगड़ जाता है तो बोले मोबाइल ने बिगाड़ा, और बोले मोबाइल बिगड़ जाए तो बोले बच्चे ने बिगाड़ा, राइट? सो मम्मी पापा दे डोंट नो कि उसमें दे आर रिस्पॉन्सिबल, एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट नोइंग कि दे आर रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए उनको क्या लगता है मोबाइल के कारण बिगड़ा है। सबको लगता है कि वो मोबाइल के कारण या टीवी के कारण या सोशल मीडिया के कारण, या बोले कुछ नहीं मिला तो बोले गलत दोस्तों के कारण। बट गलत दोस्तों के पास जाना क्यों पड़ा, वो प्रश्न यदि पेरेंट अपने आप को पूछना शुरू करे तो शायद बच्चे को गलत दोस्त की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई सुनने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। जो दादा दादी यदि ऐसा माने कि मोबाइल या वीडियो गेम या ऐसी चीज़ों से बच्चे मेरे पास आते हैं, बट वही दादा दादी यदि हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो हमने उनके लिए स्पेशल मॉड्यूल है जहाँ पर वो बच्चों को पर्टिकुलरली स्टोरी बुक पढ़ाए, तेनालीरामन है, पंचतंत्र है, अकबर बिरबल है। बच्चे यदि छोटे हैं, ऐसे स्टोरी टेलिंग यदि हर दादा दादी अपने बच्चों के साथ करना शुरू करे, मम्मी पापा आर बिजी विद देयर करियर, तो दादा दादी यदि वो काइंड ऑफ संस्कार देने का काम दादा दादी और नाना नानी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। बट क्योंकि दादा दादी मोबाइल में बिजी है, उनको लगता है मोबाइल के कारण बच्चा आ रहा है, मोबाइल के कारण नहीं आ रहा है, डोपामिन के कारण आ रहा है। वो डोपामिन स्टोरी के माध्यम से बच्चे को यदि जादू की झप्पी देंगे, उसको सर पे हाथ घुमाएंगे, उसको जेन्यून अप्रिशिएट करेंगे, उसको अच्छी संस्कार वाली बात सिखाएंगे, तो भी डोपामिन क्रिएट होगा। राइट। उनकी बस हर जिद मानने की जरूरत नहीं है। चीज़ के थ्रू मत डोपामिन करो, अच्छी चीज़ के थ्रू करो, करना। अच्छा, जब लेकिन ऐसा पावर डायनेमिक्स रहेंगे, मतलब मिक्स फैमिली जब लोग हैं ज़्यादा, तो उसका सोल्यूशन क्या है? मतलब क्या करना चाहिए? ऐसा मतलब कुछ रूल सेट कर देना चाहिए कि खाना सिर्फ मतलब एक, क्योंकि देखो ना आपने जो एग्जाम्पल दिया ऐसा होता है, मतलब मैंने भी देखा है आसपास कि कभी किसी ने एक अपने, हम लोग को लग रहा है एक ही बार दे रहे हैं, लेकिन 5 अलग अलग लोगों ने एक बार दे दिया तो दिन में 5 हो गया। एंड बच्चे को पता है कौन से समय पे किसके पास है। वो समझदार है, तो वो टाइम पे कुछ डायनामिक सेट करना जरूरी है कि भाई ये अथॉरिटी है, इसकी सुनना पड़ेगा, ऐसा है। यस, सो इसके लिए रूल है साइकोलॉजी वाइज, दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड रूल। सो जैसे आपकी कंपनी है, कंपनी में आपने एक व्यक्ति को एडिटिंग का रोल दिया है, एक व्यक्ति को फाइनेंस का रोल दिया है, एक व्यक्ति को कंटेंट का रोल दिया है, कोई व्यक्ति शूटिंग कर रहा है, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, फ्रंट फेज हो, राइट? अब नाउ झाड़ू पोछा करने वाला व्यक्ति है, वो आके बोले कि मैं आके शूटिंग करूँगा, तो अब क्या बोलोगे? अभी आपका वो रोल नहीं है। अब जो स्किल डेवलप करोगे तो बात अलग है, बट अभी आपका वो रोल नहीं है। सेम वे हमें घर के अंदर भी करना चाहिए। सो मम्मी को हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, बट ज़्यादातर इंडियन घरों में मम्मी को अथॉरिटी नहीं देते। सो बच्चा बिगड़ जाए तो बोले माँ के कारण बिगड़ा है, बट वो माँ को अथॉरिटी आपने दी ही नहीं है कि उसके डिसीजन ले। जब उसने बच्चे को रोका या होमवर्क करवाने के लिए बोला, या उसने पिज्ज़ा ना खिलाने के लिए बोला, या टीवी ना देने के लिए बोला, तो उस समय पे दादा दादी ने या पापा ने ओवर रूल कर दिया। सो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर अथॉरिटी नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति कंपनी में परफॉर्म कर पाएगा?
तो क्या वो माँ जो बच्चे को संस्कार दे रही है, एक जीवन को तैयार कर रही है, क्या वो परफॉर्म कर पाएगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। एंड इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो जो कर सकता है वो उसका बॉस है। सो फॉर एन एग्जाम्पल कि मम्मी है, मम्मी खाना खिला सकती है, मम्मी खाना बना सकती है, तो वहाँ पर वो बॉस है। सो बच्चे के फूड को लेकर कोई भी डिसीजन लेना है, anyone in the family is not allowed. Everybody will ask, बच्चा बोले कि मुझे चॉकलेट दिलाओ, पापा को पूछना पड़ेगा बेटा मम्मी को पूछ के आओ, मम्मा बोलेगी तो ही होगा। दादा को बोला कि पापा दादा आइसक्रीम खिलाओ, बहुत टाइम हो गया, दादा क्या बोलेंगे बेटा मम्मा को पूछ के आओ। तो अब जैसे मंदिर पे जाना है या संस्कारों की बात है या फैमिली वैल्यूज़ की बात है, वो यदि दादा दादी करते हैं, राइट, तो उसको लेकर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। पापा है, ही इज़ लुकिंग फॉर दी फिजिकल एक्टिविटी, भागना कूदना दौड़ना, तो उसको कौन से स्पोर्ट्स में रखना कौन से नहीं रखना है, उसके लिए फुल्ली अथॉरिटी कौन, बोले पापा, राइट। सो जैसे मेरा बेटा है, उसको स्कूल के लिए उठाना, तैयार करना, नहलाना और स्कूल बस तक ड्रॉप करना, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको रात को स्टोरी टेलिंग करना, तकिया फाइटिंग करना, रीडिंग की हैबिट डेवलप करना, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको लेकर उसको कौन सी बुक दिलानी है, सो मैं और मेरा 7 साल का बेटा, हम दोनों बुक शॉपिंग के लिए जाते हैं, वेरी नाइस, राइट। एंड वो चूज करता है, मैं उसको कहता हूँ बेटा इस बार आपको 3 बुक लेनी है। अच्छा, क्यों? मैं ले सकता हूँ 50 बुक, 100 बुक, 500 बुक, पर मैं बोलता हूँ बेटा 3 बुक आपको लेनी है, 2 बुक पापा लेंगे। आपकी 1 बुक ज़्यादा होगी, पापा की 1 बुक हमेशा कम होगी, राइट। तो ही इज़ एक्साइटेड कि पापा से ज़्यादा मिल रहा है। एंड वो जाता है, वो चूज़ करता है, सारी चीज़ों का भाव पूछता है, एंड उसके बाद में हम 3 बुक लेते हैं। देन आफ्टर पर्टिकुलरली हम रास्ते में डिस्कशन करते हैं, और 10 या 15 दिन में जब वो 3 बुक ख़त्म होगी, हम फिर से और कोई शॉप में जाएंगे और वहाँ पर जाकर 3 बुक खरीदेंगे। सो नाउ यदि मैं रात को थका हुआ हूँ एंड कोई भी सिचुएशन में, जैसे भी आज रात को लेट पहुँचूंगा मैं घर पे, तो वो जागेगा, पहले सो जाएगा, मैं पहुँचूंगा वैसे ही जागेगा एंड बोलेगा पापा चलो बुक पढ़ के बताओ, राइट। तो मैं रात को 1 बजे भी जाऊँगा तो वो 1 बजे उठेगा, बोलेगा बुक पढ़ो, एंड मैं 1 या 2 पेज 3 पेज समथिंग कुछ पढ़ूंगा, एंड देन आफ्टर बोलूँगा बेटा अभी सो जाए, बोलेगा हाँ चलो सो जाते हैं, राइट। सो मैं यदि वो कर रहा हूँ तो उसको कौन सी बुक दिलानी है कौन सी बुक नहीं दिलानी है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। खिलाना इज़ मामा का रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अथॉरिटी। एंड नंबर 2, कभी भी दादा दादी मानते नहीं है, नाना नानी कभी मानते नहीं है, तो क्या करना, जिसके पेरेंट वो बात करें। सो दादा दादी है तो ये रूल समझाएगी बहू नहीं, वरना अगेन पावर स्ट्रगल आ जाएगा, ईगो बीच में आ जाएगा कि तू बाहर से आई और हमें समझा रही है, राइट। इंस्टेड पापा को वो स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हमें तैयार करना है। नॉट हैविंग वाले हैविंग के ऊपर भारी हो रहे हैं, तो आपके पोते को, मेरे पास नॉट हैविंग था तो मैं स्ट्रगल करके आगे आ गया, बट हमारे पास अब हैविंग है, राइट। तो अब मेरा बच्चा जब सीए बनेगा तो उसको कौन से सीए के साथ लड़ाई करनी है, कौन से सीए के साथ कंपटीशन करनी है, जो स्ट्रगल करके सीए बना है। तो ये जो फीस में काम करेगा उससे कम फीस में ये डबल काम करके देने वाला है। तो पापा को वो बताना है कि बेटे को भविष्य में स्ट्रगल करनी है, तब आप भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होऊंगा। जब वो अपने पैरों पे खड़ा होगा तो उसको वो बंदे से स्ट्रगल करनी है। वो स्पोर्ट्स में जाएगा तो जो बच्चे ने शूज़ पहने बिना जो दौड़ा हुआ है वो बच्चे के साथ उसको क्रिकेट खेलना है, एंड उसमें उसके जीतने के चांसेस है। इसके लिए आपको पहले इसको दौड़ाना पड़ेगा। एंड वो यदि पापा बच्चे को समझा देंगे, सॉरी दादा दादी को समझाएंगे, तो ईगो नहीं आएगा। और यदि नाना नानी का रोल है तो वहाँ पर मम्मा समझा दे, एंड वो तब जब बाकी के फैमिली मेम्बर ना हो। यदि वाइफ के सामने मम्मी पापा को हस्बैंड ने समझाया तो हस्बैंड गया काम से नहीं यहाँ से नहीं यहाँ से गया। दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक हमने बच्चों को लेके पूरा एक कोर्स ही कर डाला है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई। मैक्सिमम मास्टर क्लास जैसा हो गया कि बच्चों को कैसे करना है। आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा है, हमने काफ़ी बातें कर ली है। इनफैक्ट 1 hour 50 minute और वो भी नॉन स्टॉप ही हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ, मतलब एक भी जो फोर्सफुल नहीं लगा मेरे को, मतलब पूरा फ्लो में गया, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। यूजुअली पॉडकास्ट में ऐसा होता है तो मतलब मज़ा आ रहा है और सीखने भी मिल रहा है। एक क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत चलता है मेरे पॉडकास्ट में, लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी पसंद है, तो उससे रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ लोग पेरेंटिंग में कैसे कर सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई बात है? एक्सीलेंट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काइंड ऑफ यूनिवर्सल लॉ है जो लाइफ के हर एरिया में हम यूज़ कर सकते हैं। सो उसको हम चाहे तो पेरेंटिंग में भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और उसको लेकर मैं 2 टेक्निक है जो शेयर करना चाहूँगा। वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ कॉल्ड स्लीप टॉक टेक्निक।
जहाँ पर ज़्यादातर बच्चा जब जाग रहा है तब उसका कॉन्शियस माइंड इज़ एक्टिव। उसके कॉन्शियस माइंड में टीवी के, मोबाइल के, वीडियो गेम के वो सारे विचार चल रहे हैं। इन बिटवीन मैंने बोला बेटा टीवी ज़्यादा देखना नहीं चाहिए, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो वो जो थॉट है वो रजिस्टर नहीं हो रहा है उसके सबकॉन्शियस माइंड में, बिकॉज उसके सबकॉन्शियस माइंड में और भी कोई काम चालू है। बट इंस्टेड मैं यदि ऐसा करूँ कि बच्चा जब सो जाए उसके बाद में मेरा राइट हैंड लेके बच्चे के सर पे और उसकी पीठ पे पर्टिकुलरली मैं घुमाऊँ, 2-3-4 मिनट में घुमाऊँ, एंड इन बिटवीन मैं बच्चे के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन शेयर करूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चा यदि हाइपर है तो मैं कहूँगा मेरा बेटा अध्याय एकदम शांत है, वो एकदम अच्छे से सेटल्ड है, वो फिजिकली एकदम कंपोज्ड है, काम एंड कंपोज्ड है। वैसा मन ही मन में मैं सोच रहा हूँ, एंड वही मैं वाइब्रेशंस पर्टिकुलर बच्चे की पूरी स्पाइनल कोड पे एंड ब्रेन पे पर्टिकुलर में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मे भी बच्चा पढ़ाई नहीं करता, राइटिंग अच्छी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, मेरे बच्चे को पढ़ना और लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो नया नया लर्निंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है। सो वो पॉजिटिव अफर्मेशन में सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव है, जब माइंड काम है, जहाँ पर और कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, उस समय पे मैं जब दे रहा हूँ तो बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो उसके बाद में जो पेरेंटिंग के प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होंगे, डिजॉल्व होंगे। अच्छा, राइट अभी आज सॉल्व करेंगे तो कल और कुछ नया चालू होगा। बट ये सबकॉन्शियस माइंड का यदि मम्मी पापा ने प्रोग्रामिंग कर लिया यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो क्या होगा, वो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। राइट सो वेरी फर्स्ट थिंग, जो नहीं है और जो हम डालना चाहते हैं, तो जो नहीं है वो दूर करने के लिए नेगेटिव सजेशन नहीं देना है, हम पॉजिटिव चीज़ बोलेंगे और वो है एट प्रेजेंट वो चीज़ हम बोलेंगे। नंबर 2, वाटर थेरापी, उसके लिए डॉक्टर मशरू इमोटो ने भी काफ़ी सारा रिसर्च किया है। एंड जो हम बोलते हैं, एंड यदि पानी है तो पानी के अंदर वो जगह के भी वाइब्रेशंस वहाँ पर जाते हैं, एंड पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी स्टोर होता है। एंड इसलिए उन्होंने जो रिसर्च किया था कि यदि उसको बोला जाए यू आर फुल, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसको कोई डिवाइन, कोई पॉजिटिव अफर्मेशंस बोला जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं। एंड सरप्राइजिंग बात इज़ बच्चों का बॉडी इज़ अराउंड 70-75% वाटर, एंड वो बच्चे को बोला जाए डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, वो बड़ा होकर क्या बनेगा, डोंट डू। राइट 70% वाटर इज बॉडी इज वाटर, तो वहाँ पर वो मेमोरी स्टोर हो रहा है। सो नाउ अब हम वो क्या करें, जो नेगेटिव अफर्मेशंस थ्रू वाटर और हमने बॉडी के अंदर गए हुए हैं, वही चीज़ को अब हम रिप्लेस करना शुरू करें। सो कैसे करें, बच्चे के लिए मे बी वाटर बॉटल स्कूल पे जाते वक्त हम भरते हैं, तो वहाँ पर राइट हैंड को ऊपर रखते हुए इस तरीके से बॉटल को खुली रखने के बाद, पानी भरने के बाद, हम उसको जो चाहिए, मेरे बच्चे का स्टडी के अंदर बहुत अच्छा मन लग रहा है, वो स्कूल को एंड टीचर के सजेशन को एंजॉय कर रहा है, राइट एंड उसको लिखना पसंद है, उसका पढ़ाई में मन लगता है, वो नई नई चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, वैसे 4-5 सजेशन हम एक साथ में दें, एंड देन आफ्टर बॉटल को बंद कर दें, वो वाटर बॉटल बच्चे को दी जाए। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो पॉजिटिव अफर्मेशन वाला पानी जा रहा है, रात के समय पे सबकॉन्शियस माइंड में वो पॉजिटिविटी जा रही है, तो बच्चे के अंदर 30 डेज़ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाएगा। बट इसमें खाली एक है कि कैच ध्यान में रखें, एक दिन में बच्चा बिगड़ा नहीं था तो एक दिन में सुधरेगा नहीं। सो सारी एक्सपेक्टेशन एक दिन में एक छोटी सी बोतल में ना भरें। राइट हम क्या करें, डिसाइड करें कि पहले हम स्टडी की बात करेंगे, तो 30 डेज तक स्टडी एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड राइटिंग, उसी से रिलेटेड अफर्मेशन मम्मी पापा के मिलते रहे। 30 डेज में वहाँ पर जब इम्प्रूवमेंट आ जाए, फिर हम बिहेवियर की बात पे जाए, फिर हम नेक्स्ट 30 डेज, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड यदि वो चीज़ मिलेगी तो वो लेसर भी वो पत्थर को तोड़ सकती है यदि कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सेम चीज़ वो अफर्मेशन हमें कॉन्सेंट्रेटेड देने हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम होगा। राइट सो हमें कोई बोलेगा कि आप, नॉट यू बट सपोज कोई व्यक्ति है, चलो वो व्यक्ति है, उसको देख के कोई बोले यार आप बहुत ढीले लग रहे हो, लगता है बुखार है। दूसरा व्यक्ति बोलेगा, तीसरा व्यक्ति बोलेगा, चौथा व्यक्ति बोलेगा, तो इमीडिएटली अब वो शाम तक उसको लगेगा यार मुझे बुखार है। होता है, हाँ ये एक्सपेरिमेंट, आई थिंक किसी एक्सपेरिमेंट भी किया था ये वाला, एंड उसको यदि टेस्ट किया जाए शाम को तो उसको फीवर आ जाएगा। क्योंकि वो पहली बार शायद नहीं बोलेगा, दूसरी बार उसको डाउट होने लगेगा क्या सच में बीमार तो नहीं, में क्योंकि 5 लोगों ने बोला है। हाँ तो फिर वो यकीन करने लगेगा। सो वही 5 बच्चा जब छोटा था उसको नेगेटिव प्रोग्रामिंग किया गया। सो इट इज सेड, रिसर्च कहता है कि बच्चा में भी भाग रहा है तो भागो मत, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, कूदो मत, सोफे पे जंप मत लगाओ। 5 लाख बार
बच्चा जब 18 साल का होता है, 18 ईयर्स टिल द एज ऑफ 18, 5 लाख टाइम्स वो बच्चे ने नो सुना हुआ है। ओके। एंड सिर्फ 5,000 बार बच्चे ने यस सुना हुआ है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? सो नेगेटिव इम्पैक्ट इज व्हाट, बच्चे का नो का प्रोग्रामिंग ज़्यादा हुआ है। सो अब वो 18 साल पे बच्चा रिस्क लेना चाहता है। मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि आपने 20 साल पे पेरेंटिंग चालू किया, इतने 20 साल पहले चालू किया वगैरह वगैरह, तो बोले कितना बड़ा रिस्क लिया। मैंने बोला इसमें कहाँ रिस्क है, राइट? मेरा पैशन है वो है। अब ऐसा मैं जब ऐसा सोचता हूँ कि इसमें कहाँ मैंने कुछ गलत किया, मैंने 6 साल तक प्रोग्राम लॉस में चला तो भी मैं हैप्पी था, बिकॉज मेरे मम्मी पापा ने नो का प्रोग्रामिंग कभी डाला ही नहीं है। जब पूरा लॉस में गया इवेंट तो भी मम्मी पापा की ओर से पॉजिटिव मिला हुआ है, तो वो इसमें स्ट्रगल हुआ ना, फलाना हुआ ना, ढिमका हुआ, ऐसा कोई सोच ही नहीं है। सो वही बच्चा वो बचपन से नो 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 सुन रहा है, तो अब वो जब 18 साल का हो रहा है, सो वन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट जो काउंसलिंग के लिए आए थे अपने बच्चे के लिए, देन आफ्टर जब ये चीज़ वो समझ रहे थे चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट, देन ही रियलाइज कि यस यू आर राइट, बिकॉज मैं जब छोटा था, वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके दादा भी, मैंने उनके पापा भी, तो बोले वो हमेशा काइंड ऑफ सॉल्ट वगैरह की फैक्ट्रीज थी, कपड़े की फैक्ट्रीज थी, तो ह्यूज रिच फैमिली। तो बोले मैं जब पैसे मांगता था तो बोलता था नहीं तू छोटा है, तू पैसे नहीं संभाल सकता, तू छोटा है, तू पैसे नहीं संभाल सकता। सो आज मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई, कुछ भी समय पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे गया और 80,000 की 1 लाख रुपीज़ की पेन ले ली, अब जो 2 दिन के बाद कहाँ पर है मुझे पता भी नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं कहीं पे गया और 10 लाख रुपए की मैंने वॉच ले ली, मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट समहाउ मैं इम्पल्स ऐसा बाहर हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे बचपन से जो बोला गया था कि तू पैसा हैंडल नहीं कर पाएगा, पैसा हैंडल नहीं कर पाएगा, वो प्रूव करने के लिए मैं वो चीज़ आज 40 की एज पे भी मैं वो कर रहा हूँ। वैसी प्रोग्रामिंग हो गई है, प्रोग्रामिंग हो गई है। सो वो नो 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 वाला जब स्टार्टअप करेगा तो उसके नो ही आएगा, तो नो ही आएगा, फिर वो क्या करेगा, जॉब करेगा। सो जॉब इज नॉट रॉन्ग, बट यदि आपके अंदर वो टैलेंट है, यदि आपके अंदर वो स्किल है, यदि आप वो साहस ले सकते हैं, तो एक बार एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। ये बात बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल, एक्चुअली लाइफ चेंजिंग बात है ये, क्योंकि मैंने भी रियलाइज़ करा कई सारे लोग डरते हैं और कर ही नहीं पाते, क्योंकि शायद उन्होंने इतना इतनी प्रोग्रामिंग उनकी हो गई, डरते 1-2 हज़ार रुपये भी निकालने के लिए, अगर कुछ चीज़ बुक खरीदने भी बोले तो बुक के लिए भी लोग डरते हैं, उनका इतना, क्योंकि उन्होंने प्रोग्रामिंग उतनी हुई है। राइट। और कोई भी बड़ा काम विदाउट रिस्क हो ही नहीं पाता, नहीं हो जब आप 1-2 हज़ार का रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप 1-2 करोड़ का रिस्क कैसे लोगे? तो 10-15 करोड़ आएंगे कैसे? क्योंकि जितने भी लोग बड़े बड़े, जैसे आपने भी जो काम किया आप हाई लेवल पर रिस्क लेना ही पड़ेगा। राइट। सो पापा ने मेरे लिए बहुत एक अच्छी सी हैबिट डाली हुई थी कि मैं जब काम करता था एज अ मैकेनिक, स्टैंडर्ड 9, 10th, 11th, 12th, उस समय पे पापा ने बोला था 700 रुपये सैलरी आती थी, बोले पहला काम इसमें से 150 रुपये की कोई भी पॉजिटिव बुक लेने का करना है, फिर स्कूल की फीस भरनी है, बाद में आपको यूज़ करना है या घर पे देना है वो आप चूज़ करना, राइट? सो वो बचपन से वो हैबिट डाली थी, तो बिकॉज ऑफ दैट अभी 6,000 से ज़्यादा बुक का कलेक्शन है, राइट? एंड वो टीवी ना देखने की जगह पर तब से लेके मे बी 15 ईयर्स पे शुरू हुआ था मेरा रीडिंग का जर्नी। एंड तब वो छोटा सा घर रोड साइड था एंड स्ट्रीट लाइट के नीचे रात को पढ़ता था, राइट? कि टेंशन नहीं, जब तक पढ़ना है पढ़ सकते हैं, मम्मी पापा कभी डांटेंगे नहीं कि भाई कितना वो पूरी रात लाइट चालू रहती है। तो मुझे एकांत भी चाहिए था और एक ही रूम था, तो वहाँ पर एकांत मिल नहीं सकता। घर के बाहर जो आंगन होता था वहीं पे दरी बिछा के वहीं पे सोता था, तो वहाँ पर एकांत भी मिलता था, रीडिंग भी होता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट पहले कुछ भी हम कमाते हैं उसमें सेल्फ डेवलपमेंट के पीछे पैसा डालना है और रिस्क लेना है खुद के लिए, वो पापा ने पहले से वो संस्कार डाल दिए थे। पैसे नहीं थे बट वो हैबिट डाली थी, तो वो आज भी वो चीज़ है कि अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए के कोर्सेज एंड सेल्फ लर्निंग के पीछे वो पैसा मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। यदि वो माइंडसेट 150 रुपये का नहीं होता तो 2 करोड़ का कभी नहीं आता। और उससे कितना एक्स आपने कमा चुके हो, मतलब लोगों ने स्पेंड, क्योंकि कई बार लोग ये नहीं समझते कि हम जितना कई बार डालते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा हम कमा लेते हैं, कई गुना। सो मैंने कई बार लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, तो मुझे वो लोग बोलते हैं ऐसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हो? मैंने बोलता हूँ मैं सेल्फ मार्केट में पैसा डालता हूँ, स्टॉक मार्केट में नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भाव बढ़ेगा कम होगा, कितना बढ़ेगा कितना कम होगा वो कौन डिसाइड करता है? वो स्टॉक डिसाइड करता है, वो मार्केट डिसाइड करता है। बट यहाँ पर मैंने पैसा डाला तो इसका भाव कितना बढ़ेगा वो मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि मुझे कितनी फ़ीस लेनी है, राइट? मेरे प्रोग्राम की कितनी कॉस्ट होगी, मेरे काउंसलिंग की कितनी फ़ीस होगी, वो मैं खुद डिसाइड करता हूँ। सो इसके लिए हर एक व्यक्ति को रीडिंग का कल्चर यदि घर में डेवलप किया जाए
एंड सेल्फ डेवलपमेंट में यदि पैसा डालने या यदि मम्मी पापा बच्चों को सिखाए, सो एज यू सेड 1000 रुपये की बुक यदि होगी ना, तो गारंटी के साथ 99% लोग वो बुक को टच भी नहीं करेंगे। 1000 रुपये की बुक करो। एंड ज़्यादातर लोग क्या करते हैं मालूम है, बुक का टाइटल देखते हैं, हाथ में लेते हैं और उसके बाद में इमीडिएटली क्या करते हैं, पेज पलट के है, नॉट पेज, बुक पलटते हैं एंड प्राइस देखते हैं। एंड टाइटल उनको अट्रैक्ट करता है, प्राइस डिसाइड करता है कि वेदर दे विल बाय और नॉट। एंड ज़्यादातर लोग प्राइस देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं ये तो मैं उतनी काम की नहीं लग रही है। राइट, उतनी काम की नहीं होती तो इतने बड़े व्यक्ति ने 2 साल लगा के बुक लिखी नहीं होती। सही बात है। राइट, बट मुझे यदि कोई कहे बुक को लेकर, क्योंकि आपका भी इंटरेस्ट है, मेरा भी इंटरेस्ट है, तो मुझे यदि कोई कहे कि बुक वगैरह वगैरह, तो मैं बोलता हूँ आपको बिल गेट्स के साथ लंच करना है, स्वामी विवेकानंद के साथ डिनर करना है, या और कोई बड़े से बड़ा लीडर हो सकता है, उसके साथ आप कॉफ़ी पीना चाहते हो, बोले हाँ, बोले मैंने तो 500 रुपये में मिलता है, और 500 रुपये में 1000 रुपये में एक बुक आपने ले ली, बिल गेट्स की बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, आप 1 महीने तक उसके साथ हाई टी ले सकते हो। आपने यदि कोई एक अच्छी सी बुक ले ली, मेरी पेरेंटिंग की बुक 200 रुपये की, उसके बाद में आप 1 महीना तक मेरे साथ डिनर कर सकते हो 200 रुपये में। सही बात है। सो वो माइंडसेट के साथ यदि हम बुक को देखेंगे या सेल्फ डेवलपमेंट को देखेंगे, तो मुझे लगता है वो हमारा थोड़ा सा जिगरा है ना, वो थोड़ा खुलेगा। राइट, यही वही चीज़ है ना यार, सोचने वाली बात है कि अब इतनी सस्ते में इतनी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है, लोग लेकिन उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग ही नहीं हुई है। नहीं हुई है। हमें ना बुक को हमेशा नेगेटिव चीज़ों के साथ ज़्यादा जोड़ा गया है। राइट, अच्छी चीज़ों के साथ नहीं जोड़ा गया कि यार कैसे बिल गेट्स, आपने जो एग्जांपल दिया, मेरा भी रीज़न ही था। जैसे मुझे मालूम पड़ा सक्सेसफुल कैसे बनना है, तो आप मेंटर्स सक्सेसफुल जो आपसे 5-10 साल आगे, उनके शरण में आ जाओ, मतलब उनसे सीखो बेसिकली, तो वो आपको लाइफ का शॉर्टकट बता देंगे। देखो वैसे तो कोई शॉर्टकट नहीं होता, बट अगर कोई होगा तो ये होगा कि 10 साल आगे जो मेरे से बिजनेस में है, मैं उसके साथ काम करने लग जाऊँ, वो मुझे सिखा दे। तो जो काम मुझे 10 साल लगता था, वो शायद 3 साल 2 साल में करा। ट्रायल एंड एरर है ना, दैट इज कॉल्ड PPS, प्रूवन, मैं कहता हूँ प्रूवन पेरेंटिंग सिस्टम, राइट। सो वो है वो व्यक्ति जो वो रोड से गुजरा है, तो उसको पता है कि ये जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है, तो हम ट्रायल एंड एरर में टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट करें, जो कोर्स या जो कोच के पास जाएंगे उससे तो ज़्यादा ही वेस्ट करेंगे। राइट, इंस्टेंट मैं जाऊँ, सीखूँ, तो मेरा टाइम बच जाएगा, एनर्जी बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, एंड काम वो फास्ट होगा। सो मैं जितने भी आई थिंक बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, या कंपनीज हैं जिनके साथ हमने काम किया हुआ है, तो उसमें जो CEOs है या जो चेयरमैन है, जो फाउंडर्स है, उनका एटीट्यूड इज़ व्हाट, मुझे ये काम करना है, ये काम बेस्ट कौन करता है वो मुझे बताओ। मैं बोलूँगा ये, बोले ठीक है, उसको हायर करो एंड ये काम फिनिश करो। एंड जो नॉर्मल व्यक्ति होगा, जो मीडियोकर व्यक्ति होगा, उसको जब अपनी सक्सेस के लिए बोला जाए, तो वो ढूंढता है ये फ्री में कैसे हो सकता है, या ये कम से कम पैसे में कैसे हो सकता है। अब कम से कम पैसे में बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन कभी नहीं मिल सकता। राइट, मैं फीस दूँ नॉर्मल व्यक्ति की और बोलूँ टॉनी रॉबिन्स मेरा कोचिंग करे, तो वो 1.5 करोड़ लेगा फिर ही कोचिंग करेगा, वो उससे पहले नहीं करेगा। राइट, मैं चाहता हूँ कि ये हो, मैंने ज़्यादातर लोगों को प्यून की सैलरी में सुंदर पिचाई चाहिए, वो नहीं मिल सकता। सुंदर पिचाई चाहिए तो सुंदर पिचाई जैसा सैलरी देना पड़ेगा। राइट, और ब्यूटीफुल चीज़ बुक की ये है कि कई बार आपको जैसे बिल गेट्स नहीं मिल सकते हैं, तो उनकी बुक्स तो पढ़ सकते हो, क्योंकि कई सारा ज्ञान बुक्स पे हम डाल ही देते हैं। मतलब जो लिखते हैं ऑथर्स होते हैं, वो लोग सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंसेस बता देते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इतने चीप प्राइस में इतनी हाई वैल्यू की चीज़ है, बट लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। फिर भी शायद समहाउ हम फूड की वैल्यू ज़्यादा करते हैं। हाँ, खाने में कई बार कहता हूँ कि हम 400 रुपये का बच्चे को पिज्ज़ा खिला देते हैं संडे रात को, जो मंडे मॉर्निंग में निकल जाने वाला है, वो भी बट डैमेज करके। बट 400 रुपये की बुक यदि बोलेगा, जो शायद संस्कार बच्चे को अच्छी दे सकती है, अच्छी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकती है, तो बोले नहीं ये महंगा है। राइट, सो मुझे लगता है ये माइंडसेट यदि पेरेंट चेंज करेंगे, लाइब्रेरी हर घर में हो, हर घर में यदि पॉजिटिव बुक के बारे में लाइक पढ़ा जाए, एंड जैसे लोग टीवी की सीरियल देखते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं कि इसका क्या हुआ ना, ये मरा ना, इसकी शादी होगी कि नहीं। जो दिन इंडिया के अंदर हम सारे फैमिली मेम्बर बैठ के बुक पढ़ने लगे, एंड जब फैमिली या फ्रेंड्स इकट्ठे हो, एंड जब पर्टिकुलरली बात करना शुरू करें कि हुक बुक में क्या पढ़ा था, या हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस में क्या पढ़ा था, एंड उस दिन मुझे लगता है कि इंडिया वो 5 ट्रिलियन नहीं 10 ट्रिलियन पे या 20 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगा। सो ट्रू। मैं ये सेम चीज़, मेरा विजन मतलब ऐसी है कि यार हर घर में ना ये बुक का कल्चर आ जाएगा, जैसे फ़ोन का कल्चर हो गया है, खाने का कल्चर हो गया। आपकी जो बुक समरी वाला जो सीकेन वाला चैनल है, आई थिंक मुझे लगता है उसने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया है। राइट, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो मुझे लगता है। लेकिन आप जैसे लोग मिलते रहेंगे, आई थिंक मिल के हम लोग
और ज़्यादा इसको स्प्रेड कर सकते हैं। और ये है मेरा विजन है, जैसा आपने बोला ना, ये बहुत मज़ा आएगा अगर ऐसा हो जाए तो, कि यार हम लोग बुक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और फिर आपने सही बोला, फिर कहाँ 10 ट्रिलियन भी हो जाएगा, क्योंकि माइंडसेट इतना खतरनाक बन गया है, कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, मतलब कोई आगे पीछे भी नहीं लग पाएगा, बट उसके लिए माइंडसेट चाहिए। बुक्स की बात ही चल रही है तो मैं आपसे रिकमेंडेशन भी कुछ चाहूँगा, कुछ लोगों को पसंद आती है कुछ आपकी, अगर टॉप 3 या टॉप 5 बुक्स आप बताना चाहो जो आप आज तक पढ़े आपने। पहली बुक जो मेरे दिल के करीब है और पापा के द्वारा मुझे 4 बुक का सेट दिया गया था, और उसमें से जो मैंने पहली बुक पढ़ी थी 9th स्टैंडर्ड में, दैट वाज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। और उनकी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, फिर हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग, सब बुक अच्छी थी, वो सारी बुक मस्त थी। तो मैं रेकमेंड करूँगा। और इनफैक्ट जितने भी मिलियनर्स बिलियनर्स होंगे, उनकी शायद फर्स्ट बुक या इनिशियल लेवल की जो बुक को लेकर उनको प्यार हुआ हो, क्रश हुआ हो, राइट, नॉलेज को, वो शायद वही बुक होगी। सो मैं रेकमेंड करूँगा ये बुक, और डेल कार्नेगी की सारी बुक घर में होनी ही चाहिए। सेकंड जो पर्टिकुलरली मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि अब ज़्यादातर वो काइंड ऑफ वॉरेशियस रीडर सब लोग नहीं हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें जिनको पसंद हो उनके लिए जैक कैनफील्ड की बुक है, चिकन सूप फॉर द टीन एज सोल। जिनके घर में बच्चे हैं तो उनको टीन एज सोल वाली बुक लेनी चाहिए, जहाँ पर टीन एज बच्चों को इंस्पायर करने वाली ढेर सारी स्टोरीज़ है, 100+ स्टोरीज़ है। सेम विद द मदर एंड डॉटर सोल, एंटरप्रेन्योर सोल, फादर एंड सन सोल, वैसी अराउंड 30+ बुक की सीरीज़ है। सो उसमें से इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर तो आप क्या करो, वो कर सकते हो। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप वैसा कर सकते हो। टीनेज यदि व्यूअर्स है तो वो टीनेज सोल वाला बुक ले सकते हैं। जो भी जर्नी में है वैसी इंस्पायरिंग 100+ स्टोरीज होगी, तो वो देखने में, पढ़ने में मज़ा आएगा, याद भी रह जाता, याद रहेगा। एंड देन आफ्टर थर्ड बुक जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, दैट इज़ मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं शिव खेरा जी, एंड उनकी बुक यू कैन विन, राइट, काइंड ऑफ मैं कहना चाहूँगा वो भी डेल कार्नेगी की बुक की तरह एवरग्रीन इंडियन बुक है। राइट। सो मुझे लगता है ये 3 बुक हर घर के अंदर होनी ही चाहिए। वेरी नाइस। थर्ड तो अभी मैं अभी शिव खेरा जी से भी मिल के आया रिसेंटली, 1-2 दिन पहले उनका पॉडकास्ट किया हमने। उनकी बुक ज़बरदस्त है, कोई भी पेज खोलो ना वो एक कुछ ज़बरदस्त स्टोरी या फिर एक लेसन रहता है उसमें। एंड मैं काफ़ी समय से उनको जानता हूँ, उनके ऑफिस पे, उनके घर पे डिनर वगैरह हुआ है। एंड रात को तकरीबन हम लाइक दिल्ली सेशन था, वहाँ पर गया था, उसके बाद में उनके घर पे गए। उस समय पे अराउंड 75 समथिंग की उनकी एज थी अभी, और 2-3 साल पहले की बात है। सो पर्टिकुलरली रात के हम मिले, देन आफ्टर रात की फ्लाइट में मैं और मेघा वाइफ दोनों थे। हम जाने के लिए निकले। व्हाट ही सेड, ड्राइवर को बोला गाड़ी निकालो, हमें और एक जगह पर मीटिंग करने के लिए जाना है। सो मैंने उनको ऑफिस पे फर्स्ट टाइम जब मेरा, उसके बाद में आगे सेशन थे तो मॉर्निंग में मिलने के लिए गए थे ऑफिस में, तो सुबह में 9 बजे पर्टिकुलरली मिले थे ऑफिस में। एंड एट दिस एज 74-75 पे वो बोले वो एक जगह पर मीटिंग करके आए थे 9 बजे सुबह में ऑफिस में। एंड दूसरा मैंने उनको देखा कि रात के 9 बजे के आसपास हम उनके घर से डिनर करके 9:30-10 बजे निकले, एंड तब वो बोलते कि गाड़ी निकालो, हमें और मीटिंग में जाना है। सो मुझे लगता है कि ऐसे रोल मॉडल जो दिन हो गए ना, बॉलीवुड की जगह, इंस्टाग्राम की जगह, ऐसे रोल मॉडल यदि इंडिया के अंदर हो गए तो मुझे लगता है देश का ऑलरेडी हमारा न्यारा ऑटोमेटिकली हो सकता है। राइट। नहीं, मैंने उनसे बात किया, वो समझ में आ गया। और मेरे से जब पॉडकास्ट था उससे पहले भी वो काम कर रहे थे, पॉडकास्ट हो गया तो उसके बाद भी उनका काम चल रहा था, और वो भी तब लेट थोड़ा हो ही गया था, रात का टाइम ही था। और उनकी जिस हिसाब से एज है वो दिख रहा था अभी भी वो फोकस्ड और पैशनेट है अपने काम को लेके। और उन्होंने कुछ रूल सेट करके रखे कि ऑफिस में मोबाइल नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, विच इज़ वेरी पावरफुल। मतलब देख के मालूम पड़ता है कि वो बंदा विजनरी है, मतलब अच्छी है, ही इज़ डूइंग ग्रेट। इट वाज नाइस टू मीट हिम ऑल्सो। कोई फाइनल मैसेज अगर आपसे मैं पूछूं, वैसे तो हम चाहिए तो घंटों बात कर सकते हैं, बट कोई लास्ट, अगर मैं एक इसको ख़त्म करते, सबसे बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो पेरेंटिंग से रिलेटेड आप देना चाहोगे किसी को भी? सो बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस इज बच्चे को बच्चे रहने दो, राइट। ज़्यादातर जैसे 2 मम्मियाँ थी, एक मम्मी दूसरी मम्मी को कंप्लेन करती है कि यार मेरे बच्चे सोफ़ा बिखेर देते हैं ना, टीवी देखते रहते हैं ना, सारी चीज़ इधर उधर बिखेरते रहते हैं ना, खाना खा के गिरा देते हैं ना, घर साफ़ कर करके थक गई हूँ। एंड तब वो मम्मी बुज़ुर्ग मम्मी थी, तो वो कहती है कि यही तो पल है जिसके लिए मैं आज तरस रही हूँ, यही तो पल है जिसके लिए मैं आज तरस रही हूँ। आज मेरे दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, एक बच्चा कनाडा में और एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो चुका है। एंड आज मैं यही पल को तरस रही हूँ कि वो बच्चे घर पे आए, सोफ़े पे कूदे,
टीवी देखे, मैं उनके लिए खाना लेकर आऊँ एंड वो खाना गिराए एंड मैं उनको डांटूँ। उनका जो मम्मी थी उनका यही कहना था कि आज तू जो पल को लेकर कंप्लेन कर रही है, ये पल कंप्लेन के नहीं हैं, कॉम्प्लीमेंट के हैं, राइट। ये जो बचपन है बच्चे का फिर से कभी आने वाला नहीं है। सो हम बच्चे को बच्चा रहने दें और उसके साथ हम बच्चे हो जाए और उसके साथ जितना धमाल मस्ती करें, जितनी तकिया फाइटिंग करें, जितना हम उसके साथ बच्चे की तरह उसको ट्रीट करेंगे, उतना हमारी ओल्ड एज में हमारे पास और बच्चों के पास मेमोरी होगी। सो फाइनल मैसेज, बच्चों को सिर्फ मनी ना दो, मनी और मेमोरी दोनों दो। सो बच्चा जब बड़ा हो उसके पास होना चाहिए कि पापा के कंधों पर बैठकर, जैसे मेरा बेटा भी 7 साल का हो, अभी तक तकरीबन 2500 किलोमीटर के आसपास उसको लेकर वॉक या ट्रैकिंग या जंगल में जाना या पहाड़ों पे जाना, 2500 किलोमीटर होगा जो उसको मेरे कंधे पे बैठना पसंद है, तो 2500 किलोमीटर तक उसको कंधों पे लेकर मैं चला हुआ हूँ, राइट। तो वो मेमोरी उसके पास ज़िंदगी भर होगी, तो ही वो नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ बाईपास कर पाएगा, उसके बेटा बेटी जो भी हो उसको वो दे पाएगा। यदि वो मेमोरी ही नहीं है और मैंने बड़ा घर बना के ना, बड़ी गाड़ी ना, वो सब कुछ दे दिया, तो वो खाली फोकट की चीज़ें होगी, वो पैसा उड़ाने वाला बन जाएगा। सो फाइनल मैसेज, मनी एंड मेमोरी दोनों बच्चों को दी जाए, बच्चों के बचपन को एंजॉय करें, राइट। तो आई थिंक पेरेंटिंग इज द प्लेजरेबल थिंग, नॉट प्रेशर वाला थिंग। सबसे इंजॉयबल चीज़ अगर आप उसको सही चीज़ तरीके से देखो तो, राइट। और आई थिंक एक लेसन मैं भी ऐसे बच्चों के थ्रू मतलब बात करते करते मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार हमें एक चीज़ जो बच्चों से सीखना चाहिए, वही आपने बोला ना, बच्चे प्रेजेंट में रहते हैं, हमने हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ आ जाता। और बच्चे का कैसे रहता है, यहाँ पे है, यहीं पे मस्ती करेंगे, यहीं पे है, कहीं और जाएंगे, कहीं और के हो जाएंगे। बट आई थिंक वो जैसे जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं, हम वो कहीं ना कहीं खो देते हैं, जिसके जैसे हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हमें बचपन में उसी को लेकर टोका गया है। हाँ, उसी को लेकर हमें बचपन में टोका गया एंड बोला गया कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अभी इसके बाद ये है, इसके बाद होमवर्क है, इसके बाद स्कूल है, इसके बाद यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ पर जाना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, सो किसी ने बड़ी प्यारी सी बात कही है कि जीनियस इज द जीनियस पर्सन जो बड़ा होने के बाद भी बच्चा है, राइट, वही जीनियस बनता है। सो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, जो भी, यदि आज आप उनको मिले, बातचीत करें, तो आपको लगेगा अभी भी ये बच्चे की तरह है। अभी भी इनके अंदर वो जो उनके पास जो पैसा है, जो रुतबा है, वो उनके पटल दिमाग में चढ़ा नहीं है। वो पैसा सिर्फ उनकी जेब में है, दिमाग पे चढ़ा नहीं है। वो अभी भी बच्चे जैसे ही है। क्यूरियोसिटी है, सीखने की बहुत ज़्यादा एनर्जी, राइट। सो वो हमें, आई थिंक, मुझे लगता है वो करे तो लाइफ इज बल्ले बल्ले, राइट। और एक लास्ट वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको लगता है मार्केट में फैली हुई है पेरेंटिंग को लेके? बच्चे के दोस्त बनो। अच्छा, बच्चों के फ्रेंड बनो, दैट इज द वर्स्ट एडवाइस। हम फ्रेंडली बनना चाहिए, नॉट द फ्रेंड। ओके, क्यों ऐसा? फ्रेंड का काम क्या है? प्रोवाइड करना, देन प्रोटेक्ट करना। माने एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को सिगारेट दे सकता है, क्या एज अ मदर कोई अपने बेटे बेटी को सिगारेट दे सकती है? आंसर इज नो, राइट। मम्मी पापा का जो काम है, वो काम उसके लिए रोल मॉडल बनना है, उसके लिए कोच बनना है। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग वो उसको समझाना है, एंड रॉन्ग चीज़ वस्तु से रोकना है। सो मम्मी पापा का काम इज़ लाइक अ हेलमेट, इज़ लाइक अ सीट बेल्ट, जो प्रोटेक्ट पहले करेगा, राइट। सो मम्मी पापा का काम है कि वो प्रोटेक्ट करे, राइट, ना कि उसके लिए फ्रेंड बन जाए। एंड वो फ्रेंड बन जाएंगे तो गारंटी के साथ बच्चा मम्मी पापा में रोल मॉडल नहीं देखेगा, तो वो रोल मॉडल कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को ही मान लेगा। सो मम्मी पापा का काम इज़ नॉट दी फ्रेंड बनना, बट फ्रेंडली बनना और रोल मॉडल बनना, कि जिसको वो उसको फॉलो करने की इच्छा हो, फ्रेंड को अकम्पनी करने की इच्छा होगी, एंड जो कोच होगा या जो रोल मॉडल होगा उसको फॉलो करने की इच्छा होगी। दोनों में साइकोलॉजिकली ये मेजर डिफरेंस है। सो आई थिंक मुझे लगता है सबसे वर्स्ट एडवाइस जो ज़्यादातर जगह पर आपको मिल जाएगी, हर जगह पर मिल जाएगी, कि बच्चों के फ्रेंड बनो, बच्चों के फ्रेंड बनो। बट फ्रेंड 1000 हो सकते हैं, माता पिता सिर्फ एक ही होने वाला है, वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इसीलिए फ्रेंड का स्पेलिंग FRIEND, फ्रेंड के स्पेलिंग में ही एंड है। एंड लास्ट में कहना चाहूँगा, फैमिली इज FAM, फादर एंड मदर,
ऑलवेज एक चीज़ करते हैं अनकंडीशनली, एंड दैट इज ILY, दैट इज आई लव यू. वेरी नाइस. सो दैट इज द ब्यूटीफुल मीनिंग ऑफ फैमिली. यही है एक्चुअली में, एकदम सही है. जैसे हम बड़े होते जाते हैं, फ्रेंड्स, माँ बाप बोलते थे कि एक दिन छूट जाएंगे, बट वो यकीन नहीं करते थे. हमें लगता था हम हमेशा रहने वाले फ्रेंड्स के साथ, बट चीज़ें बदलती है. अब हमें रियलाइज होता है कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस वाले मोड पे जाते हैं तो पुराने फ्रेंड्स, पुराने लोग वो छूटते जाते हैं. मतलब वो बात तो नहीं रह पाती, और एक टाइम बाद अपनी अपनी फैमिली ही रहती है, वही हमारे लिए रहता है, हम उनके लिए रह पाते हैं. हम चाह के भी बाकी सबके लिए नहीं रह पाते. हम बोलते हैं हम सबके लिए नहीं हो पाते. जो घर में है कुछ होगा, घर वाले ही रहेंगे. एंड इनफैक्ट जो रहते हैं उनकी फिर मैरिज लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है. हाँ, सब वो भी इन्वॉल्व होना चालू होता है. वो भी इन्वॉल्व होना चालू. आई थिंक ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर भी बहुत बातें की जा सकती है. आई थिंक लेकिन वो हम रखते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए. अगर आप जब हम मिलेंगे, मुझे लगता है हैप्पी मैरिड लाइफ के ऊपर हमें बात करनी चाहिए. हाँ, ये भी अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में बात कर सकते हैं. अगर देखो वैल्यू तो बहुत मिली होगी, आई थिंक आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा. आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स हो ही गए हैं, बट अगर फिर भी आपको लगता है कुछ और क्वेश्चन है आपके दिमाग में पेरेंटिंग को लेके, बच्चों को लेके, या फिर इवन रिलेशनशिप को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना. मैं सर के सारे क्रेडेंशियल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर ज़रूर चेकआउट करो. टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया बात करके, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली. आई होप आप लोग को भी वैल्यू मिली हो. थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए. इट वॉज अ प्लेजर टू टॉक टू यू. इट वॉज अ प्लेजर टू हैव यू. थैंक यू. एंड आप जल्दी से पेरेंटिंग क्लब के अंदर आए. वैसे बेस्ट विशेस आपको. पक्का. Thank you so much. Thank you.